एक अच्छी सैलरी और एक अच्छा कंपनी और एक अच्छा पोस्ट होना आई थिंक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लाइफ में जितना खुश होना इम्पोर्टेंट है। तब जाके हमें वहां से 3 रुपए मिलते थे, सिर्फ एक यही था माइंड में कि ये सिर्फ अच्छा लग रहा है, बट प्लान कुछ नहीं था। तो माँ बाप को क्या जवाब देते इतने अच्छे पैकेज की नौकरी छोड़कर। आई हैड जीरो नॉलेज बिकॉज मैं तो बीटेक स्टूडेंट हूँ और मुझे एमबीए के बारे में, मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था कैसे होता है। आप लो ना, आप मैं थोड़े से पैसे कम कर देती हूँ, नेवर से दिस। इट वाज माय फर्स्ट लर्निंग इन माय बिजनेस की मेरे पास ऑर्डर्स की भरमार थी। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है तनु शर्मा, जिनकी शुरुआत तो जीरो से हुई, पर उनके सपनों की उड़ान ने आज उन्हें एक इंडिपेंडेंट बिजनेस वुमन बनाया है। She runs a company called Craft My Emotions, which deals in personalized giftings and events. एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आज एक बिजनेस वुमन बनने तक का सफ़र वो हमारे साथ शेयर करेंगी। हमें बताएंगी कि बिजनेस शुरू करने के चैलेंजेस क्या होते हैं, उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ग्रोथ स्ट्रैटेजीज क्या होती है, और बहुत कुछ वो आज हमारे साथ शेयर करेंगी। हेलो तनु जी, वेलकम टू जोश आशा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस टॉक। तो तनु जी, आपके बिजनेस के बारे में तो हम जानेंगे, लेकिन उसके पहले एक झलक लेते हैं आपके बचपन की, आपके बैकग्राउंड की। हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ की सिचुएशंस, वहाँ का माहौल थोड़ा अच्छा नहीं था। लाइक एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से, एक बच्चे की परवरिश के पर्सपेक्टिव से अच्छा नहीं था। तो मेरी मॉम का डिसीजन था कि हम वहाँ से अलग कहीं रहें जहाँ पे हमारी एजुकेशन बहुत अच्छे से हो पाए, बिकॉज मेरी मम्मी का स्टार्टिंग से ही सपना था कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ लिख कर कुछ बने। तो वो चाहती थी कि यहाँ पर अगर रहेंगे इस माहौल में तो नहीं हो पाएगा। सो वे डिसाइडेड कि किस मम्मा डिसाइडेड एक्चुअली कि कहीं और जाकर मैं अपने बच्चों की परवरिश करती हूँ, किसी अच्छे स्कूल में डालती हूँ, तो शायद मेरे बच्चे अच्छे से ग्रो करेंगे, कर पाएंगे और अच्छी एजुकेशन ले पाएंगे। तो एक कमरे में फिर हम वहाँ रहते थे और फिर मम्मी आस पड़ोस से थोड़ा बहुत लाइक सिलाई का कपड़े वपड़े लेकर आती थी कि आप मुझसे सिलवा लो। मम्मी ने एक बिल्कुल दृढ़ निश्चय अपना बनाया हुआ था कि नहीं, मेरे बच्चे यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल मेरे बच्चे जहाँ मैं चाहती हूँ वहीं पर पढ़ाई करेंगे और उसी माहौल में अच्छे बच्चों के साथ रहेंगे और अच्छे से परवरिश करूंगी मैं इनकी। तो उनका ही एक डिसीजन था। तो घर से पैसे भी वो नहीं मिल पाते थे, तो वो जो भी चीजें अपनी सिलाई कढ़ाई से हमारे लिए करती थी वही कर पाती थी। तो धीरे धीरे करके हम वही स्ट्रगल्स मम्मा के देखते थे कि वो किस तरीके से पैसे कमा रही हैं। तो जहां जहाँ पे हम लोग भी अपनी इच्छा मार सकते थे हम मारते थे। तो पूरा हम 1 घंटा लगा के वो पूरा ब्लाउज सिपाई करते थे, हुकाई लगाते थे मैं और मेरी सिस्टर। तो तब जाके हमें वहां से 3 रुपए मिलते थे। आई स्टिल रिमेम्बर, सिर्फ 3 रुपए मिलते थे। हम उनको कहते थे थोड़ा पैसे बढ़ाओ, बट वो नहीं बढ़ाते थे। पूरा एक ब्लाउज 1 1.5 घंटा लगता है सिपाई करने में, हुकाई लगाने में। सामान वो देते हैं बट सब कुछ करना हमें होता है। बट वो 3 रुपए तब मिलते थे। तो तब पैसे की वैल्यू समझ में आती थी कि हम अगर 1 रुपए की इसमें से 3 रुपए 5 रुपए की आइसक्रीम खा लेंगे तो हमने 3 रुपए कमाए कैसे हैं। तो वो चीज एक अंदर बैठ गई थी कि नहीं, अब 5 रुपए ऐसे ही नहीं खर्च करने, कभी बहुत ज्यादा मन करेगा या बहुत ज्यादा पैसे एक्स्ट्रा हो गए होंगे तब हम खर्च करेंगे वो 3 रुपए। एक मैंने कोट पढ़ा था बचपन में, मुझे किसी ने बताया था कि इफ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर दैट्स योर मिस्टेक। तो वो स्टार्टिंग से मेरे दिमाग में बैठा हुआ था कि इट्स नॉट माई मिस्टेक, इट्स नॉट माई फैमिलीज मिस्टेक कि अगर हमारे पास फाइनेंशियल कंडीशंस हमारे ठीक नहीं है। तो किसी की भी मिस्टेक नहीं होती है। ये बहुत चीजें होती है, किसी के पास बहुत पैसा होता है एंड देन बाद में वो चला भी जाता है, बट दैट्स मतलब आप खुद को कैसे क्रिएट करते हो, आप अपनी वैल्यू कैसे बनाते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने मन में सोच लिया था कि ऐसी कंडीशंस में तो शायद मुझे नहीं रहना है कभी भी। ये कंडीशंस हैं, चलो अच्छा है घर में प्यार मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, बट लोगों के ताने इतने होते थे कि आपके पास तो ये भी नहीं है, अच्छा तुम्हारे घर में ऐसे वाला फ्रिज है, अच्छा तुम्हारे घर में ऐसे वाली चीजें हैं, आप तो सिर्फ ये कपड़े पहनते हो, ऐसी ऐसी बहुत चीजें सुनने को मिलती थी। आप तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो। मतलब बहुत, मम्मी ने अपनी जान में बेस्ट स्कूल हमें ढूंढ के दिया था। हमें वो स्ट्रगल पता था कि मेरी मम्मी ने मेरी अपने लेवल पे जितने उनके पास रिसोर्सेज थे, उन्होंने बहुत कोशिश की कि केवी में एडमिशन हो जाए, थोड़ा सरकारी स्कूल से बेटर होता है, बट वो सिर्फ ब्रदर का हो पाया, हमारा नहीं हो पाया। तो फिर भी मम्मी ने अपनी जान में, आज तक का वो बेस्ट स्कूल है अभी भी, उन्होंने अपना बेस्ट स्कूल में लाकर एडमिशन किया हमारा। उन्होंने कैसे मैनेज की चीजें, एक स्कूल इतना दूर है, दूसरा स्कूल 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर है, दूसरे बच्चों का पहले उनको लेकर आना फिर उनको लेकर आना। तो वो चीजें, वो स्ट्रगल हमने देखा था अपनी आंखों से कि मम्मी ने कैसे किया। जब मैंने रियलाइज किया कि मुझे ही खुद अपनी फैमिली कंडीशंस या खुद की कंडीशंस या जो भी चीज मेरी नीड्स है मुझे खुद ही उनको पूरा करना है, तो मैंने सबसे इजी रिसोर्स, आई थिंक बहुत मोस्ट ऑफ द गर्ल्स करती भी हैं, मैंने वो चूज किया कि चलो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं।
तो आस पड़ोस से काफी होते हैं बच्चे, तो ट्यूशन तो बहुत इजीली मिल जाती है, आस पड़ोस से छोटे बच्चों की ट्यूशन मिल जाती थी। मुझे इंग्लिश बहुत अच्छे से नहीं आती थी बिकॉज मैं गवर्नमेंट स्कूल में थी, बट आई स्टिल ट्राइड कि मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाऊं ताकि मैं शायद इंग्लिश सीख पाऊँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है बट मैं शायद सीख लूंगी, क्योंकि मेरी एज थोड़ी बड़ी हो गई है। अगर मैं छोटे बच्चों की बुक्स पढ़ूंगी तो मैं इजीली अंडरस्टैंड कर लूंगी विदाउट अ टीचर। तो मैंने ये डिसीजन लिया, तो मैंने 8th स्टैंडर्ड से ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। आपकी ट्यूशंस में कमाई कितनी होती थी महीने की? महीने की कमाई स्टार्टिंग में तो वही 500-1000 रुपए मिल जाते थे, मतलब 2-3 बच्चों को भी अगर आप पढ़ा रहे हो तो बहुत ही कम होती थी। बट देन ये होता था कि उसमें मेरे खर्चे निकल जाते थे, कि जैसे मुझे पेंसिल खरीदनी है, पेन खरीदना है। मैंने स्टार्टिंग से ही जब अपनी मम्मा को थोड़ा स्ट्रगल करते हुए देखा था, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए देखा था, मेरी फैमिली को देखा था कि वो अपना किस तरीके से चीजें चला रहे हैं, मैंने रियलाइज कर लिया था कि मैं उनसे कभी पैसे नहीं मांगने वाली हूँ। मेरी छोटी छोटी चीजों के लिए वो मुझे सिर्फ पढ़ा रहे हैं, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। बट मैं जो भी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं वो मैं खुद से करूंगी। इनफैक्ट मैंने ट्यूशन लेने के लिए भी मम्मी को मना कर दिया था कि मुझे ट्यूशन नहीं लेनी है, और मम्मी को भी था कि थोड़ी सी ब्राइट स्टूडेंट है बाकी दोनों बच्चों से, तो इट्स ओके अगर वो खुद से पढ़ती है। तो मम्मी ने काफी फोर्स भी किया था कि आप लो, बट जब मम्मी देखती थी कि रिजल्ट में मार्क्स उसके ठीक ठाक आ रहे हैं, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो ट्यूशन की मुझे नीड नहीं होती थी, तो मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं लूंगी। तो सिर्फ उन दोनों बच्चों का ट्यूशन का खर्चा बचता था, मेरा होता था, मेरा बच जाता था। तो उस चीज में भी मुझे एक रियलाइजेशन अच्छी होती थी कि चलो मैं यहाँ से पैसे बचा पा रही हूँ मम्मी के लिए। और जब एक्स्ट्रा जो खर्चे होते थे मेरे, लाइक बुक्स खरीदने हैं या फिर पेंसिल पेन जो भी चीजें होती हैं, वो मैं अपने ट्यूशन से वो चीजें थोड़ी थोड़ी करके निकाल रही थी। तो तनु जी, आपने अभी आपके बैकग्राउंड के बारे में बताया, लेकिन आज आप एक बिजनेस वूमन है, और वो भी क्राफ्ट और ड्राइंग और इस आर्ट से रिलेटेड आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया आपके पैशन से रिलेटेड। तो मुझे जानना है कि इस पैशन की शुरुआत कहाँ से हुई? वेयर वॉज द जी सीड सोन फॉर दिस पैशन? राइट राइट। सो स्टार्टिंग में तो लाइक मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं ये सब करने वाली हूँ, बट इफ यू से कि मैं स्टार्टिंग का पॉइंट बताऊं, तो मुझे रियलाइजेशन मेरी आर्ट की तब हुई थी जब मैं ड्राइंग्स बनाकर लेकर जाती थी। मुझे ड्राइंग का पीरियड बहुत ही बच्चों को खासकर बहुत पसंद होता है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद था। तो उसमें मैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें लाइक करके जाती थी। जो भी मुझे प्रोजेक्ट मिलता था, मेरा हमेशा से इंटरेस्ट होता था कि मैं इसको डिफरेंट कैसे बनाऊं। मतलब मेरी एक नीड होती थी छोटी सी कि मुझे एक्सेलेंट मिलना चाहिए, और मुझे वेरी गुड से काम नहीं चलेगा, मुझे एक्सीलेंट मिलना चाहिए, तो मैं क्या उसमें कर सकती हूँ। तो मैं वो वैसे ही कुछ डिफरेंट एक्स फैक्टर डाल के उसके अंदर चीज को बनाकर लेकर जाती थी कि नहीं ये सबसे अच्छा मैम को लगना चाहिए। मैं कहूंगी आज से शायद 10-12 साल पुरानी बात होगी, तब तक उनको किसी को भी, लाइक मेरे स्कूल में कभी किसी ने नहीं कहा कि आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या आप इस फील्ड में जाओ। बिकॉज जो मेरी आर्ट टीचर थी उनको भी ऐसे कभी कोई बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की नजर से नहीं देखता था, सबको लगता था आर्ट ही तो सिखाती है। तो बिकॉज आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी इनफैक्ट मतलब लोग देखते हैं कि नहीं ये तो आर्ट्स के बच्चे हैं, मतलब ये नालायक होंगे इसलिए इन्होंने आर्ट्स लिया होगा। ऑल्दो आई एम अ बीटेक लाइक डिग्री होल्डर, बट मुझे ऐसे लगता है कि शायद मैं आर्ट्स करती तो हो सकता है कि मैं कुछ चीजें और नहीं सीख पाती और उन चीजों में शायद मेरा इंटरेस्ट बन पाता। बट स्टार्टिंग से ही थोड़ा इंटेलिजेंट थी, तो मम्मी पापा ने बोला नहीं साइंस लेना है। एंड देन मेरा भी थोड़ा था कि नहीं चलो साइंस में अच्छा स्टूडेंट, बिकॉज हमारी भी हमारे जो अपब्रिंगिंग है उसमें यही है कि अगर मैं आर्ट्स ले लेती उस टाइम पे तो हर कोई यही बोलता इतनी इंटेलिजेंट है और आर्ट्स ले लिया मतलब नालायक होगी। आपके क्राफ्ट के स्किल को यूज करके आपने अपने बिजनेस की शुरुआत कैसे की, वो जानने के लिए लाइक आई एम वेरी जी जी एक्साइटेड। जी जी बिल्कुल। सो एज अ बिजनेस तो इसको कभी भी नहीं देखा था, लाइक बिल्कुल कॉलेज तक भी बिजनेस तक नहीं देखा था। बट मैं शुरुआत ऐसे कहूंगी कि फर्स्ट प्रोजेक्ट जब आते थे, जब मैं अपने अपने प्रोजेक्ट्स खुद के बनाती थी, तो गली के बच्चे आके देखते थे कि ये बहुत अच्छा ऐसे बना रही है मैम, दीदी का आकर देखो कि ये प्रोजेक्ट उन्होंने बहुत अच्छा बनाया। मम्मा के क्लाइंट ने बुलाया कि आप मेरे बच्चे का आके बनाओ, उसको बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि बनाना क्या है, इंग्लिश में होता था, मुझे भी नहीं समझ आता था क्या लिखा है उस टाइम पर। थोड़ा बहुत जो भी मैं देख पाती थी सुन पाती थी, फिर उनसे थोड़ा डिस्कस करती थी कि इसमें क्या करना है, थोड़ा दिमाग लगाती थी, मैं कुछ ना कुछ करके बना देती थी। एंड देन वो कहते थे ये तो बड़ा अच्छा है, और मेरी जान में मुझे ऐसा लगता है मैंने तो बहुत गंदा बनाया है। तो वहां पे शायद मेरे को थोड़ी सी वैल्यू अपने काम की नजर आई कि यार मैंने तो गंदा सा बनाया, उनको अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत थोड़ी सी। मैं ये नहीं कहूंगी मैं एकदम पहाड़ पे चढ़ गई थी कि मुझे तो बहुत ही बढ़िया बना दिया मैंने, या मैं तो ये इसको इतना अच्छा बोल रहे हैं तो बहुत ही अच्छा मैं कर रही हूँ। तो मुझे थोड़ा सा लगता था कि यार ये तो मैंने बहुत ही सिंपल सा बनाया था, इनको पसंद आ गया है। तो वहां पे थोड़ी सी मुझे वैल्यू रियलाइज हुई। तो जो भी प्रोजेक्ट बनाती थी ना, मैं अपने स्टेशनरी वाले एक भैया है मेरे गली के बाहर जहाँ हम रेंट पे रहते थे, वहाँ पे एक भैया होते थे, मैं उनको जरूर दिखाने जाती थी, क्योंकि तो उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत बताया कि देख मैं तेरे को ये वाला प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, अगर तू एग्जैक्टली सेम मुझे ऐसा बना के दे सकती है तो बता।
तो मैंने कहा ठीक है मैं बना दूंगी। तो दैट वाज द फर्स्ट पेड प्रोजेक्ट जो मुझे मिला था। मुझे उस टाइम पे 70 रुपीज मिले थे उस काम के, तो बहुत खुश होकर उन्होंने दिए थे और मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी कि मुझे 70 रुपये, मतलब ये तो मैं काम फ्री में करती हूँ, मुझे 70 रुपये मिल गया। तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी। वहां से मुझे थोड़ा सा रियलाइज, थोड़ा सा लालच आया था मन में कि यार मैं दूसरों का भी बनाती हूँ, तो शायद मुझे अगर वो चीज मिलेगी, मतलब उसके अगर थोड़े से पैसे मिलेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। आपके पैशन के बारे में जब आपको पता चला, आई एम श्योर कि उसके बाद तो लाइफ थोड़ी इजी हो गई होगी ना, कि आपको आपका पैशन भी पता है, आपको पैसे भी कमाने हैं, तो आप सीधे उसी लाइन में चली जाती है। वाज योर स्टोरी सिमिलर टू दैट? नॉट एट ऑल। मतलब मुझे तो पैशन, तो पहली बात वर्ड ही नहीं पता था क्या होता है। मतलब आर्ट अच्छी लगती है, सिर्फ ये लगता था कि नहीं ये आर्ट एंड क्राफ्ट तो हमेशा साइड बिजनेस है। सुना भी बचपन से यही था कि ये सिर्फ एक लाइक सिर्फ आप शौक के लिए कर सकते हो, आप पैसा कमाने के लिए तो कभी नहीं कर सकते हो, और एक ड्रीम जॉब की तरह तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। कभी पैशन के बारे में सुना ही नहीं था। तो ये था बस कि चलो मेरे को एक साइड इनकम थोड़ा सा मिल गया है। मेरा एक ड्रीम था कि मुझे रेगुलर कॉलेज जरूर करना है, मेरे को डिस्टेंट एजुकेशन नहीं करना है, तो वो चीज थी। तो उसी छोटे से ड्रीम को पूरा करने के लिए फिर प्राइवेट कॉलेज में ट्यूशन लेना पड़ा, और उसमें बीटेक ही था। तो मैंने चूज नहीं किया था बीटेक, बट मुझे था चलो अब बीटेक जब पैसे लगने हैं तो मैं बीएससी क्यों करूँ, मुझे बीटेक ही करना चाहिए। हम्म। तो वहां पे जब एक मेरी लाइफ का छोटा सा भी नहीं कहेंगे, एक बड़ा सा टर्निंग पॉइंट था कि वहां मुझे नहीं पता था कि वहां पे बहुत लाखों रुपए लगने वाले हैं। मुझे लगा था कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज में 20-25 हजार होती होगी तो वहाँ 50,000 रुपए होती होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। बट जब जब वहां गए तो उन्होंने बताया कि आपकी 1 लाख समथिंग फीस है, तो आपको ये, वो भी सिर्फ 1 साल की, तो आपको ये यहाँ पर पे करना है। और 4 साल तक मुझे बीटेक करना था, तो बहुत बड़ा अमाउंट था मेरी फैमिली के लिए कि हम कैसे लेकर आएंगे ये अमाउंट। तो वहां से फिर लाइक बहुत बड़ी एक सीख, मतलब मैं कहूंगी कि मेरे घर वालों से मुझे मिली कि मेरी मम्मी ने कभी भी हमें ये शो नहीं किया, मुझे ये शो नहीं करने दिया कि आप बेटा नहीं हो। मतलब हमेशा से उन्होंने ये समझा कि जैसा मेरा बेटा है ऐसी मेरी बेटी है। तो उन्होंने कहीं से भी पैसे, मेरे पापा का पीएफ तोड़वाया, मुझे बताया भी नहीं गया था कि उनका पीएफ टूटा, अदरवाइज मैं कभी बीटेक शायद ना करती। मेरे मन में एक रियलाइजेशन आई कि नहीं, ये पैसे मैंने ले तो लिए हैं, बट ये एक तरीके से उधार है मेरे ऊपर। मेरे पेरेंट्स का, मैं पीएफ का पैसा जो उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए सेव करके रखा है, मैं उसको यूज करके अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकती। दैट्स वेयर आई मेड अ डिसीजन कि मुझे लोन लेकर पढ़ाई करनी है। कुछ भी नहीं पता होता था, लोन का XYZ भी नहीं पता था कैसे क्या सब होता है। इधर उधर से थोड़े लिंक्स निकाले, थोड़ा फ्रेंड से पूछा क्या चीज होती है क्या नहीं, थोड़ा कॉलेज में जाकर जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर्स होते हैं उनसे पूछा कि कैसे रहता है। किसी ने बताया, ये भी नहीं पता था कि पीएनबी आप अपने घर के पास वाली ब्रांच में भी जा सकते हो। किसी ने करोल बाग बता दिया तो करोल बाग चली गई। मेरे सर पे अगेन एक बोझ आ गया कि मम्मी पापा ने अपना घर के पेपर्स यहाँ पर रखने पड़ रहे हैं, देन मुझे एजुकेशन लोन मिल रहा है। बट कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास कि मैं अपनी पढ़ाई नहीं रोक सकती थी। तो फिर मैंने लिया वहां से लोन फॉर अ गुड अमाउंट। तो जब वो लोन मुझे मिल गया तो तब से मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मुझे वो लोन उतारना है। एज सुन एज आई कम्प्लीटेड माई बीटेक, मेरे सर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी कि मुझे वो लोन उतारना है। तो कभी भी बिजनेस का तो कभी दूर दूर तक माइंड में आया ही नहीं। साथ साथ में थोड़ा बहुत जो कार्ड्स बनाती थी वो अपने फ्रेंड्स के बर्थडेज एंड ये सब चीजों पे बनाती थी, वो भी पेड नहीं होते थे। मेरी फील्ड में मुझे नौकरी उस टाइम पर नहीं मिल पाई। मतलब नाम तो था जूनियर इंजीनियर की पोस्ट का, तो लेकिन जॉब मिली कॉल सेंटर की। तो मेरे दिमाग में ये था कि पहले तो मुझे बिल्कुल नहीं करना था कॉल सेंटर, बिकॉज मन में होता था बीटेक करिए तो कॉल सेंटर बिल्कुल नहीं करना। बट ये भी होता था कि जब पैसे चुकाने हैं, मुझे लोन चुकाना है, तो कहीं ना कहीं तो काम करना पड़ेगा। बट किया वहां पे, थोड़ा सा काम करके देखा, बट वहां पे मुझे मजा नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा कि कॉल सेंटर में ही जॉब करना है तो थोड़े बेटर ऑप्शन, बेटर सैलरी वाले में कर लेते हैं। फिर मैंने वहां से छोड़कर एक और जगह ज्वाइन की, फिर उससे बेटर थोड़ी अपॉर्चुनिटी आई, सेम कॉल सेंटर वाली जॉब्स की आ रही थी और कुछ नहीं आ रहा था। तो मेरे हाथ में वही बार बार आ रहा था, तो मैंने वही कंटिन्यू किया। 2 साल हो चुके थे वो कॉल सेंटर वाली जॉब्स करते हुए। तो मुझे आता है कि आपको एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक इंटर्न की पोस्ट के लिए आपको हायर करा जाएगा। 10,000 इज अ वेरी लाइक बहुत ही कम अमाउंट था मेरे लिए बीटेक करने के बाद, बट मैं गई। मुझे था कि मैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंट थी कि मेरे को एज एन इंटर्न यहाँ पे नहीं जाना। आई विल मेक देम कन्विंस कि आई एम केपेबल इनफ ऑफ बीइंग अ फुल टाइम एम्प्लॉय ओवर हियर। एज अ परमानेंट एम्प्लॉय उन्होंने मुझे वहां रख लिया, मेरा सैलरी पैकेज भी बढ़ाया और मुझे 10,000 से 25,000 की नौकरी मिल गई थी। अपनी जॉब से मैं काफी खुश थी। मुझे एक ब्रांड नेम मिला हुआ था, मुझे सैलरी अच्छी मिल रही थी, सब कुछ था। बट मैं थोड़ी सी अपनी पोजीशन से ज्यादा खुश नहीं थी। मुझे लगता था प्रोडक्ट टीम लीड ही है तो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, बट मुझे थोड़ा मजा नहीं आ रहा था। बट फाइनली मैंने उस काम में भी थोड़ी मेहनत की। मैं डिजाइनर्स को देखती थी वहां पे थोड़ा काम कैसे करते हैं, बिकॉज मेरा हमेशा से आर्ट से थोड़ा कनेक्शन रहता था। तो वहाँ के जो डिजाइनर थे वो उन्होंने एक
काम के थ्रू मेरा थोड़ा सा पैशन देखा था आर्ट के टुवर्ड्स, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा सजेस्ट किया कि तू डिजिटल वाली चीज में भी जा सकती है, तू डिजाइनर भी बन सकती है, तो तू थोड़ा सा ऐसे भी कॉन्सेप्ट्स पे थोड़ा स्टडी कर। उसके बाद मैंने किसी स्टार्टअप में थोड़ी मेहनत करके किसी स्टार्टअप में ज्वाइन किया जहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा पैकेज मिला और बहुत ही लाइक मेरी यू कैन से अ ड्रीम जॉब। बट कहीं ना कहीं एक पॉइंट आया मेरी जिंदगी में जब मुझे लगा कि एक अच्छी सैलरी और एक अच्छा कंपनी और एक अच्छा पोस्ट होना आई थिंक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लाइफ में जितना खुश होना इम्पोर्टेंट है। बिकॉज उस पॉइंट पे मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि मैं डिजाइनिंग कर तो रही हूँ बट मुझे इतनी खुशी नहीं मिल रही है इस काम को करने में। वो मुझे डिफरेंस आई थिंक इसलिए पता चला क्योंकि मैं जब अपना ये सब चीजें कर रही थी बट साथ में मैं अपना आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करती ही जा रही थी। मैंने कभी भी उस पर पॉज लगाया ही नहीं था अपनी लाइफ में, चाहे मैं फ्री में कर रही थी चाहे मैं पैसों में कर रही थी, बट मैं वो करती ही जा रही थी। मुझे इतनी जल्दी होती थी कि मैं 9 to 5 खत्म करूँ और मैं जाके अपने क्राफ्ट प्रोजेक्ट्स बनाऊँ। तब भी मेरा फोकस सिर्फ आर्ट पे रहता था, मुझे ये भी नहीं था कि मुझे जाके एक फ्री टाइम चाहिए कि मैं जाके एंजॉय कर पाऊँ, मेरा वो पर्पस नहीं था 9 to 5 से। बट मेरा पर्पस था कि मैं अपना टाइम ज्यादा आर्ट एंड क्राफ्ट को नहीं दे पा रही हूँ, कहीं ना कहीं से टाइम निकाल के लाना पड़ता था बिकॉज सर पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी एजुकेशन लोन वाली, तो पैसे कहाँ से आएंगे, तो वो जॉब कंटिन्यू होती गई। तो अब पहली बारी आपको कब लगा कि ओके अब जॉब का पीछा छुड़वाना है और अभी स्टार्ट करना है बिजनेस, अभी बिजनेस की जर्नी स्टार्ट करनी है, ये आपको कब जी रियलाइज हुआ? बिल्कुल। जी बिल्कुल। जब मैं क्राफ्ट्स के साथ अपना ऑफिस का काम भी करती थी, घर जाके लाइक 9-10 बजे जब घर पहुंचते थे मेट्रो से थक हार के, मैं बस फ्रेश होके सीधा अपना क्राफ्ट प्रोजेक्ट्स में जुड़ जाती थी बिकॉज मेरी टाइमलाइंस होती थी कि मुझे वो प्रोजेक्ट कब देना है। एंड जब आप 9 to 5 करके आओगे और इतना थके होगे तो सिर्फ आप 2 से 3 घंटे दे सकते हो एक प्रोजेक्ट में, और मुझे मेरा प्रोजेक्ट जब मैं उस टाइम पे बनाती थी जो भी चीजें मुझे उसमें 100% देना होता था, तो मैं 3-4 दिन का टाइम लेकर चलती थी कि मुझे वीक में 3-4 घंटे हर एक दिन उस पर काम करना है। तो मैं 12-15 घंटे एक प्रोजेक्ट पे काम करती थी, तो उससे मेरी हेल्थ अफेक्ट होना स्टार्ट हो गई। मैं लैक ऑफ स्लीप हो गया मेरा कि रात को 3 बजे तक मैं 4 बजे तक काम करती रहती थी, सुबह 6 बजे उठ के फिर ऑफिस चली जाती थी एंड देन सिर्फ 2-3 घंटे की नींद हो पाती थी। काफी समय तक ये चीज चलती रही तो काफी बीमार होती थी लेकिन फिर भी स्टिल ऑफिस जाना होता था। तो मम्मी ने बोला अब ये बहुत हो गया है, या तो तू सिर्फ अपना आर्ट चूज कर ले या फिर अपना ये प्रोफाइल चूज कर ले एंड वी आर डन विद दिस। तो बट लेकिन मम्मी के मन में और घर वालों के मन में हमेशा इससे ये रहता था कि बीटेक किया है तो नहीं, यू शुड स्टिक टू योर प्रोफेशन नॉट योर पैशन, बिकॉज इससे कभी भी तुम्हें उतना ग्रोथ नहीं मिलेगा जितना तुम्हें एक नौकरी से मिलता है। एक अच्छी नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है मतलब किसी की लाइफ में, जितना कि एक अपना काम करना बहुत मुश्किल चीज होती है। और ये आर्ट एंड क्राफ्ट तो कुछ भी नहीं होता, इसमें क्या कर लोगे, या तो तुम हो कि तुमने बहुत बड़ी किसी कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है, कुछ ऐसी चीज अचीव कर ली है कि तुम बिजनेस अब कर पाओगे, तुम्हारे पास बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, तभी आप ये चीजें कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। एक दो जगह उन्होंने सलाह भी की कि ऐसा हो सकता है अगर, बट सबने मना किया कि नहीं ये चीज नहीं हो सकती है। तो मेरे मन में हमेशा से एक सिर्फ सपना था कि मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट में कुछ करना है। वहां पे मुझे लगता था कि मेरा मन इसमें लग रहा है तो मुझे इसमें कुछ ना कुछ करना है। बट कहीं ना कहीं मैं बहुत ही ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थी कि मैं कुछ बन पाऊंगी इसके अंदर, क्योंकि हर किसी से वही नेगेटिव माहौल मिलता था कि आर्ट एंड क्राफ्ट तो कुछ भी नहीं होता था। खुश बहुत होते थे लोग कि मैं ये चीज बनाती हूँ, बट आप एक इस चीज को यूज करके एज अ बिजनेस आप कभी भी खड़े नहीं हो सकते हो। ये चीज कभी किसी से नहीं सुनी थी। वही चीज अंदर रहती थी कि मेरे अंदर कोई बिजनेस स्किल तो है नहीं, तो मैं कैसे कर पाऊंगी, बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी, बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट रहती थी। एंड स्पेशली जब हम एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, जब एक मध्यम वर्गीय बैकग्राउंड से आते हैं तो यूजुअली वही दिक्कत होती है कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे ध्यान दे या अपनी पैशन पे ध्यान दे, इन दोनों के बीच में एक वो बैलेंस क्रिएट कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एंड तभी हमें रियलाइज होता है कि अच्छा अब रियलिस्टिक तरीके से सोचना बहुत ज़रूरी है, एक प्लान होना या एटलीस्ट नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके लिए जब आपने जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया था, आपके लिए वो एक सेफ्टी नेट वाला जो नेक्स्ट स्टेप था वो कौन सा था? जी बिल्कुल। तो जब स्टार्ट किया था ऐसा सोचना कि मैं इसको एज अ पैशन शायद फॉलो कर सकती हूँ बिकॉज मुझे ये अच्छा लग रहा है, सिर्फ एक यही था माइंड में कि ये सिर्फ अच्छा लग रहा है, बट प्लान कुछ नहीं था। तो माँ बाप को क्या जवाब देती कि सिर्फ अच्छा लग रहा है इसलिए ज्वाइन कर रही हूँ, मतलब इतने अच्छे पैकेज की नौकरी छोड़कर मुझे ये करना है। तो कोई जवाब नहीं होता था मेरे पास। तब मैं सोचती थी कि उनको क्या ऐसा इनपुट दिखाऊं, मैं कुछ ऐसी क्या चीज किसी की अचीवमेंट दिखाऊं कि उनको लगे कि नहीं शायद इसमें लाइक मुझे खुद भी सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी चाहिए था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुझे उनको
को दिखाना था, बिकॉज मैं खुद अंडर कॉन्फिडेंट थी। मुझे सिर्फ अच्छा लग रहा था, बट अच्छे लगने से आपकी लाइफ नहीं चल पाती है। तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा इसके बारे में रिसर्च करना चाहिए कि मैं कैसे अपने काम को और अच्छे से लाइक अच्छे ऑर्डर्स पा सकती हूँ अपने काम को बढ़ाने के लिए। बिकॉज अभी तक तो जो ऑर्डर्स आ रहे थे वो नोन से आ रहे थे, कि इधर उधर जो लोगों ने देखा, पसंद किया, फिर आगे लोगों ने बताया, उस तरीके से ऑर्डर्स आ रहे थे। तो मुझे लगा कि इन ऑर्डर से तो काम नहीं चलेगा अगर मुझे बिजनेस बनाना है। तो छोटे मोटे जो ऑर्डर्स आते रहते हैं, बट मुझे अगर अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो मुझे लगा कि मुझे अपना बिजनेस अगर आगे चलाना है तो मुझे ऑर्डर्स की तो बहुत ज्यादा जरूरत होगी और ज्यादा ऑर्डर्स की जरूरत होगी। तो मेरा रीच इतना ज्यादा नहीं था कि मैं हजारों ऑर्डर्स या फिर एटलीस्ट 30 ऑर्डर 30 दिन में ला पाऊँ। तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि अमेजोन पे लोग कैसे बेचते हैं मुझे देखना चाहिए। बिकॉज मैंने देखा था वहाँ पे अलग अलग सेलर्स होते हैं, इतना मुझे नॉलेज था कि अलग अलग सेलर्स वहां पर बेचते हैं। बट फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया कि क्राफ्ट प्रोडक्ट्स कोई बेचता है या नहीं बेचता है। तो जब मैंने देखा वहां पे एक ही सेलर होती थी जो कि क्राफ्ट प्रोडक्ट्स बेचती थी, जब मैं उनके क्राफ्ट प्रोडक्ट्स देखती थी तो मुझे लगता था कि ये तो मैं भी बना चुकी हूँ। लाइक ये वाला प्रोजेक्ट तो मुझे भी आता है, ये ऐसे एक्सक्लूजन बॉक्सेस ऐसे एल्बम्स तो मुझे भी आते हैं, एंड देयर इज ओनली वन सेलर। मैं जब कपड़ों का जाके देखती थी, कुछ देखती थी, तो बहुत ही ज्यादा सेलर्स होते थे, और जब क्राफ्ट्स में जाके देखा तो सिर्फ एक सेलर होती थी। दैट्स वेयर एन अपॉर्चुनिटी ग्रू इन माई माइंड कि अगर मैं अपना जो क्राफ्ट वर्क है वो अमेजोन पे डालती हूँ तो शायद मुझे ऑर्डर बेस अच्छा मिल सकता है। तो ये एक छोटा सा टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। अगर हमें बिजनेस कैसे करना है, क्या करना होता है, इसके बारे में सोचना हमारे लिए बहुत ही आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन भी है, अगर देन टू देयर आर इजी वेज टू एटलीस्ट किक स्टार्ट दैट जर्नी, जैसे आपने किया अमेजोन के साथ, राइट। बट देन मुझे बताइए कि जो इनिशियल फेज होता है, किक स्टार्ट तो हो गया, लेकिन जब शुरुआती दौर होता है, उस दौर में कौन से ऐसे सबसे बड़े चैलेंजेस आपने फेस किए एज अ वुमन, as a woman from a middle class background, as a woman with a good job in hand, और वो छोड़कर अभी इस पैशन की तरफ जा रही है, तो सोसाइटी में और घर वालों से किस तरह का बिहेवियर आपको फेस करना पड़ा? एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने जो किक स्टार्ट किया था ऐसे सोचकर कि ये बिजनेस में तो मैं बहुत ही अच्छा कुछ करने वाली हूँ, अमेजोन पे डालूंगी, मेरे को तो इतने सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे और मैं बस बड़ी अच्छे से अपना पैशन फॉलो करूंगी, मुझे 9 to 5 नहीं करना और बड़े पैसे कमाने वाली हूँ मैं। मेरे दिमाग में ये पर्सपेक्टिव था। बट जैसे घर वाले बोलते थे कि बिजनेस करना आसान नहीं होता, तो वो चीजें मैंने रियलाइज की जब मैंने बिजनेस अपना खुद का स्टार्ट किया, कि वो सही बोलते थे वो चीजें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिर्फ जगह का ही पहला जो स्टेप था वो सिर्फ जगह का था कि मुझे एरिया चाहिए होगा। अपना पैशन अगर मुझे फॉलो करना है, मुझे कुछ बनाना है अगर, तो घर में इतनी जगह नहीं है कि मैं अपना क्राफ्ट प्रोडक्ट्स यहाँ पर बना पाऊँ। तो मुझे सबसे पहले एक इन्वेंट्री चाहिए होगी, और मुझे सबसे पहले एक जगह चाहिए होगी, और एम्प्लॉयज चाहिए होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जगह का ही होता है। तो एरिया का था कि कहाँ पर ऑफिस लेना है। तो सोसाइटी प्रेशर बहुत था मम्मी पे कि लड़की अकेली कहाँ पर लाइक एक कमरे में जाके किसके घर पे जाके काम करा करेगी, कौन से कॉर्पोरेट ऑफिस खोलेगी, कैसा करेगी, कॉर्पोरेट में जाएगी तो वहाँ इतने पैसे लग जाएंगे, तो कहाँ से इन्वेस्टमेंट लेकर आओगे। तो बहुत चीजें थी और सब कुछ मुझे खुद ही करना था, तो मुझे खुद ही देखना था, इन्वेस्टमेंट तो कहीं से लाना नहीं था। तो मुझे था कि मैं कोई कॉर्पोरेट ऑफिस तो कभी खोल नहीं पाऊंगी। मैं ऐसा ही कुछ कर सकती हूँ कि किसी से रेंटेड प्रॉपर्टी लेती हूँ एंड देन वहां से स्टार्ट करती हूँ। जैसे तैसे करके एक घर मिला, घर के पास मिला, वहां पे पेरेंट्स ने अलाउ किया। काफी जगह तो अलाउ नहीं किया था कि यहाँ पर नहीं करना है, तो वहां पर एक प्लेस मिल गया कि चलो यहाँ पर आप कर सकते हो, ये घर के पास है एंड विच इज सेफ एंड फाइन, तो आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। तो अब ऑफिस तो मिल चुका था, पहले ही दिन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ चुकी थी कि अब इसका रेंट देना है अगले महीने। तो इन्वेंट्री मेरे पास कुछ भी नहीं थी, मेरा एक जस्ट एक बॉक्स होता था जो मैं बचपन से यूज करती आ रही थी, यूज शीट्स वाला, वही बॉक्स था मेरे पास। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने अपना इन्वेंट्री उसी के अंदर बना रखी थी, मैं वही बॉक्स लेकर चली गई थी। एरिया इतना उस टाइम पे बड़ा लगता था, 2 कमरों का सेट था, कि मैं यहाँ पे और चीजें रखूंगी क्या, ना मेरे पास टेबल्स है ना चेयर्स हैं। तो घर का कारपेट उठाकर ले आई थी कि चलो एटलीस्ट बैठ के काम तो कर पाऊंगी। तो बस वहीं पे बैठ जाते थे, वहीं से बैठकर थोड़ा काम करती थी। थोड़ा एम्प्लॉय चाहिए था क्योंकि सारी चीजें मैं खुद से मैनेज नहीं कर सकती, थोड़ा उनको सिखाऊंगी तो वो बनाएंगे, तभी मैं आगे चीजें डाल सकती हूँ। तो एक एम्प्लॉय होना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मैंने किसी को हायर किया, एक गर्ल को, जो कि मेरा क्राफ्ट्स में हेल्प करती थी। अपने प्रोडक्ट्स मैंने फिर बनाने स्टार्ट किए एंड देन विद इन अ गुड टाइम ऑफ स्पैन हमने प्रोडक्ट्स काफी 20-25 प्रोडक्ट्स बना लिए थे अपने। तो अब लगा कि अब ये डालना है, लोगों को दिखाना भी है इसको, बिकॉज इट्स नॉट अ फिजिकल शॉप की लोग आकर देखकर खरीद के जाएंगे। आपको ऑनलाइन जो दिखेगा वही आप मतलब लोग खरीदने वाले हैं। तो आपको अब कैसे उस पर मेहनत करनी है, कैसे उसकी फोटोग्राफी करनी है, उसमें बहुत ज्यादा दिमाग चाहिए था।
तो मुझे तो लगा था मैं सिर्फ फोन से फोटो क्लिक करूंगी, दीवार पे रखूंगी, व्हाइट बॉल लूंगी और काम हो जाएगा मेरा। बट देन जब गाइडलाइंस पढ़ी अमेजोन की कि कैसे कैसे उसको फोटो को लगाना है, वो पढ़ के तो मेरा दिमाग थोड़ा हिल गया कि यार ये तो बहुत प्रोफेशनल है। मैं तो इसमें सोच रही थी कि बिल्कुल भी कुछ भी मेहनत नहीं लगने वाली है, सिर्फ फोन से काम हो जाएगा, बट दिस इज वेरी प्रोफेशनल। तो जब मैंने एक दो फ्रेंड से डिस्कस किया कि ऐसा ऐसा करके है, डीएसएलआर वगैरह की पिक्चर्स चलेंगी, फोन की पिक्चर्स नहीं चलेंगी, देन वन ऑफ माय फ्रेंड्स हैड डीएसएलआर, तो उसने बोला कि मैं पिक्चर्स क्लिक कर लूंगा, यू नो द डिजाइनिंग, तो तू एडिट कर लियो। तो वी स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन क्लिकिंग दोज पिक्चर्स। हमने पूरा दिन लगाया धूप में, वहाँ मेरा 3rd फ्लोर पे ऑफिस होता था, बहुत ही ज्यादा धूप होती थी, एसी के पैसे नहीं होते थे। मैं जो प्रोडक्ट बनाती थी, मैं अपनी शीट्स लेकर आती थी, जब मैं मार्केट से शीट्स लेकर आई थी, तो जो एक डिजाइन की मुझे शीट लगी, मैं वो शीट लेकर आई एंड देन हमने उसी से अमेजोन का प्रोजेक्ट बना दिया। बट देन वो जब वो पूरे जो प्रोडक्ट्स हमने 20 प्रोडक्ट्स 25 प्रोडक्ट्स पूरे बनाए थे, जब वो खत्म हो गए, देन वी वेंट टू द शॉप अगेन कि अब हमें वो वाली शीट दे दो। एंड आई वाज अमेज्ड कि मुझे वो डिजाइन की शीट्स ही नहीं मिली। तो उन्होंने मुझे समझाया, शॉपकीपर ने, कि ये एक डिजाइन की शीट कभी भी बनकर ही नहीं आती है, आपको दूसरा डिजाइन, आप जब भी आओगे आपको एक नया डिजाइन मिलेगा। एंड आई वाज शॉक कि यार ये तो मेरी सारी मेहनत खराब हो गई। अब अगर मेरे 20 प्रोडक्ट्स वहां पे बिक गए, अब किसी को 25वां प्रोडक्ट चाहिए, तो मेरी तो फोटो वही लगी हुई है ना। अगर मैं कोई और शीट की डिजाइन की शीट उस पर लगाऊंगी तो अमेजोन वाले तो रिटर्न, मतलब कस्टमर रिटर्न कर देगा कि आपने तो ये दूसरी शीट लगाकर भेज दिया। दैट वाज द फर्स्ट लर्निंग इन माय मार्केटिंग। आई वुड से इट वाज माय फर्स्ट लर्निंग इन माय बिजनेस की अमेजोन वाले बिजनेस में, कि आपको जो प्रोडक्ट आप दिखा रहे हो, आपकी उसके पास एक बहुत अच्छी खासी इन्वेंट्री होनी चाहिए। और अगर आपके पास, इसका भी एक पॉइंट है, अगर आप वो इन्वेंट्री अपने पास नहीं रख सकते हो तो आप वो वाली शीट्स वैसे यूज ही मत करो, जस्ट यूज प्लेन शीट्स। मतलब अगर आपको रेड कलर की शीट यूज करनी है, विच इज वेरी इजिली अवेलेबल इन द मार्केट, आई एम जस्ट सेइंग फॉर द क्राफ्टिंग पर्सपेक्टिव, वो आपके ऊपर है कि आपका बिजनेस किस टाइप का है। तो आपको वो माइंड में रखना बहुत जरूरी है कि आपकी अवेलेबिलिटी उस चीज की हमेशा रहनी चाहिए। बिकॉज आप एक बार पिक्चर क्लिक करके डाल दोगे तो यू कैन नॉट कीप ऑन चेंजिंग द प्रोडक्ट अगेन एंड अगेन, विच बिकम्स वेरी हेक्टिक। अगर आपका कोई एक प्रोडक्ट है जिसकी रेटिंग 5 स्टार हो चुकी है अमेजोन के ऊपर, सो यहाँ पर एक फर्स्ट लर्निंग मैंने सीखी कि आप कोई भी प्रोडक्ट अगर अमेजोन पे डाल रहे हो, फ्लिपकार्ट पे कहीं पर भी डाल रहे हो, तो आपको उस पर्टिकुलर डिजाइन का या तो पता होना चाहिए कि ये कैसे बनने वाला है, तो आप खुद ही बनाओ, खुद ही प्रिंट करो एंड एवरीथिंग जो भी आपको करना है। या फिर अगर वो आपकी मार्केट से लाने वाली चीज है और आप उसकी स्टॉक भी नहीं रख पा रहे हो जितना आपको रखना है, आप उसकी जगह प्लेन शीट्स यूज करो, ताकि जो इजीली अवेलेबल मार्केट में हो, कि आपको एक प्रोडक्ट में आपको अपना प्रोडक्ट मार्केट से डाउन ना करना पड़े, अमेजोन की इन्वेंट्री से डाउन ना करना पड़े। बिकॉज जब आपका एक प्रोडक्ट बेस्ट सेलर बन जाता है, उसके बाद जब आप उसको डाउन करते हो, अपनी इन्वेंट्री से हटाते हो कि इसका 0 स्टॉक हो चुका है, इट फील्स वेरी बैड कि आपने उस पर इतनी मेहनत की थी, सब कुछ किया था, जस्ट एक छोटे से रिसोर्स की वजह से कि एक शीट नहीं आ पाई हमारे, जो आपने उसके अंदर यूज करी हुई है वो शीट नहीं आ पाई, उसकी वजह से आपको प्रोडक्ट अपना डाउन करना पड़ रहा है। तो ये मिस्टेक आप लोग मत करिएगा, मैंने की थी। तो तनु जी, आपने अभी यूएसपी के बारे में मेंशन किया, राइट, कि कोई तो एक डिफरेंट चीज़ होनी चाहिए या कोई तो एक डिफरेंट एंगल होना चाहिए आपके प्रोडक्ट का, जिसकी वजह से वो लोगों के नज़रों में आए। लेकिन अब वो नज़रों में आने के लिए यूजुअली लोग ये सोचते हैं और ये सोचकर रुक जाते हैं कि एक यूएसपी क्रिएट करने के लिए या कुछ अलग क्रिएट करने के लिए रॉ मटेरियल्स बहुत अलग खरीदने होंगे, थोड़े से कॉस्टली वाले खरीदने होंगे, या शायद आइडिया, अगर कोई सर्विस ओरिएंटेड है तो अगर जो आइडिया है उसके पीछे वो आइडिया बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड होनी चाहिए, है ना। तो ऐसी सोच के बारे में आप क्या बताएंगी? मेरे माइंड में कभी भी ऐसा नहीं रहता था कि मुझे अगर कुछ भी यूनिक क्रिएट करना है, बिकॉज शायद वो बचपन से मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी थी कि मुझे जो भी क्रिएट करना है खुद से करना है। तो मुझे ऐसे कभी नहीं लगा कि मुझे कुछ अलग करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत है। मुझे लगता था जो मेरे पास रिसोर्सेज है मैं उनका बेस्ट यूज कैसे कर सकती हूँ। तो मेरे पास जो बचपन में तो यूज्ड शीट्स होती थी, मैं उन्हीं से, लोग क्विलिंग किट बाहर से लेके आते थे एंड देन उसको क्विल करके और चीजें बनाते थे। मैं जो रूल्ड वाली शीट्स होती थी, प्लेन साइड एक साइड पे लिखा होता था, बैक साइड पे प्लेन होता था, मैं उनको उसी लाइन में सीधा सीधा रूल्स तो लगे ही होते हैं उस पे, लाइक लाइंस होती है, मैं उनको कट करके और क्विलिंग कर देती थी। तो ऐसे ही मैं आइडियाज दिमाग में सोचती थी कि मैं क्या यूज शीट्स को यूज करके कैसे क्या क्रिएट कर सकती हूँ ऐसा कि लोगों को यूनिक लगे। तो उस टाइम पे जब मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था कि मैं एक स्टेशनरी वाले भैया के पास जाती थी और उनको सामान दिखाती थी, वहीं पे वहां पर उनके पास नए नए प्रोडक्ट्स आते थे तो वो मुझे दिखाते रहते थे, देखा जी ये सामान आया, वो सामान आया। तो वैसे ही कुछ एक सामान आया वहां पर, जो कि एक व्हाइट कलर का पेन था। अब तो बहुत लोग उसके बारे में जानते होंगे, ये आज से शायद 12-15 साल पुरानी बात है कि तब तक लोगों को पता नहीं होता था कि व्हाइट पेन भी कोई चीज होती है, जब नया नया क्रिएट हुआ था। तो मुझे बहुत पसंद आया वो कि अरे मैं तो इस पे ब्लैक पेन से भी लिख सकती हूँ, बिकॉज मेरे पास
पास तो सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन होते थे पहले, तो मैं ब्लू ब्लैक पेन से ही कार्ड्स एंड क्राफ्ट्स बनाती थी, उसी से कलरफुल शीट्स लेनी पड़ती थी और देन ब्लू एंड ब्लैक पेन से लिखना पड़ता था। तो मुझे ब्लैक शीट्स उस टाइम पे बहुत मेरा ऑब्सेशन था कि मुझे ब्लैक कलर से कुछ बनाना है, बट मैं उस पर कुछ लिख नहीं पाती थी बिकॉज ब्लैक पे ब्लैक नहीं अच्छा लगेगा। जब मैंने व्हाइट पेन देखा तो मुझे लगा ये तो बहुत ही अच्छा है, मतलब इससे तो मैं शायद बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना सकती हूँ, कैलीग्राफी भी कर सकती हूँ। तो मैंने वो व्हाइट पेन जाकर वहां से खरीदा, उस टाइम पे आई थिंक 40-50 रुपीज का आया होगा वो, बहुत मुझे ज्यादा एक्सपेंसिव लगा था उस टाइम पे बिकॉज मैं फाइनेंशियली थोड़ी वीक थी, बट बहुत ही छोटा सा ये इन्वेस्टमेंट था। लेकिन मैंने उसके बारे में काफी सोचा कि मैं इसको यूज कैसे कैसे कर सकती हूँ, तो मैं वो अपने 50 रुपए रिकवर कर लूंगी वहां से, मैंने इस तरीके से सोच के उस पेन को खरीदा। और जब मैंने पहली बार उस पेन से यूज शीट के ऊपर, ब्लैक कलर की शीट के ऊपर कुछ बनाया, डिजाइन बनाया एंड देन उससे लिखा, तो फॉर जो मैंने कार्ड वहां पे डिलीवर किया, बनाकर दिया, तो उनको बहुत ही यूनिक लगा। आई वुड से कि मेरा एक यूएसपी आप उसको बोल सकते हो, वो क्रिएट हो गया था। वो यूज करते करते मैंने आज इतने इतने साल हो गए मुझे वो पेन यूज करते करते कि मैंने हर प्रोडक्ट में, अपने हर प्रोडक्ट में मेरा वो व्हाइट पेन का टच जरूर होता है। तो इसका मतलब आपकी जो सिग्नेचर स्टाइल है, आपके प्रोडक्ट की सिग्नेचर स्टाइल या आपके ब्रांड की सिग्नेचर स्टाइल के लिए आपको सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बहुत सारा पैसा खर्च कर दें या Exactly. कोई एक्स्ट्रा वैगेंट एफर्ट ले लें, राइट। सो मूविंग ऑन विद दैट, इनिशियल फेज में आई एम ग्लैड कि आपको आपकी स्टाइल मिल गई। मुझे बताइए, आपको इनिशियल फेज में आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसे मिली? जी बिल्कुल। सो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मेरी स्टार्टिंग से कुछ भी नहीं रही थी, लाइक आई हैड जीरो नॉलेज बिकॉज मैं तो बीटेक स्टूडेंट हूँ और मुझे एमबीए के बारे में, मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था कैसे होता है। बट मैं एक चीज जरूर करती थी कि मुझे नहीं पता था कि मुझे उससे एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मिलने वाली है, बट मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि अगर मैं कुछ चीज क्रिएट कर रही हूँ, और तारीफ सुनना किसको पसंद नहीं होता, तो मैं जाकर जब लोगों को दिखाती थी तो उन्हें बहुत पसंद आता था। उस टाइम पे फेसबुक लाइक बहुत अच्छा चल रहा था, 2011 की आई थिंक बात है, 11 या 12 की। तो उस टाइम पर फेसबुक ने लाइक हर एक बच्चा, हर एक घर में सब लोग फेसबुक बहुत यूज करते थे, तो मैं भी बहुत ज्यादा, मैं अपनी पिक्चर्स भी मैं बहुत डालती थी एवर्ड से। अब मैं बहुत कम यूज करती हूँ उसको एज अ पर्सनल लेवल। तो मैं उस टाइम पे अपनी पिक्चर्स बहुत शेयर करती थी और अपना काम भी बहुत शेयर करती थी, लाइक यू कैन से एक अपनी लाइफ शेयर करती थी फेसबुक पे जैसे लोग करते हैं। तो जो भी चीजें बनाती थी उनको जरूर से, चाहे जैसा भी कैमरा, मेरे पास नोकिया का छोटा सा फोन होता था, उसमें जैसा भी कैमरा था, कुछ भी था, मेरे प्रोडक्ट की जो एक्चुअल इमेज होती थी वो तो नहीं दिखा पाता था वो, बट समहाउ दिख जाता था कि ये चीज बनाई है। तो जो भी बनाती थी मेहनत से बनाती थी, तो मुझे लगता था मैं जा जाके किसी को दिखाऊं, शॉपकीपर को दिखाऊं, उससे बेटर है कि मैं फेसबुक पे डालूं, फेसबुक पे फ्रेंड्स ऐड करूं एंड देन वो देखेंगे। और मैं सिर्फ तारीफ पाने के लिए उसको डालती थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरा एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनने वाला है। और जब लोग फीडबैक शेयर करते थे तो स्टार्टिंग से मेरा रहा, मुझे नहीं पता कि मुझे ये आइडिया कहाँ से आया, या फिर यू कैन से मैं जस्ट एक अपनी लाइफ शेयर कर रही थी फेसबुक पे कि लोगों ने मुझे ये तारीफ की है, आप लोग देखो। तो मेरा सिर्फ ये पॉइंट होता था। तो आई वुड से कि मेरी लाइफ में जो सबसे बड़ा एक आप कह सकते हो कि वैल्यू मेरे काम की, और जो एक ऑर्डर्स ऑर्गेनिकली जो आने स्टार्ट हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी फीडबैक शेयर करने से मिले हैं मुझे। बिकॉज मैं फीडबैक शेयर करती थी जब लोगों की, तो लोग पढ़ते थे कि अच्छा स्क्रीनशॉट में, वहां पे उस टाइम पर कोई भी ऐसी ऐसी कोई चीज नहीं चल रही थी मेरे फ्रेंड सर्कल में या फिर मेरे फेसबुक पे। मैंने कभी नहीं देखा था कि लोग किसी की फीडबैक शेयर कर रहे हैं, बिकॉज उस टाइम पे ऐसे माना जाता था कि अच्छा ये प्रोजेक्ट बना दिया, ये ऐसी चीज बना दी है तो क्या हो गया, अपनी खुद की तारीफ डाल रही है, देखो जरा कैसी लड़की है। मैं बेशरम थी उन चीजों में, मुझे लगता था मैं अपनी लाइफ शेयर कर रही हूँ, तो मैं अपना प्रोडक्ट भी डाल रही हूँ और अपनी फीडबैक भी डाल रही हूँ, सो आई वाज एंजॉयिंग इट। मुझे कभी बुरा नहीं लगता था इस चीज। अब लोग इतना पसंद करते हैं, मतलब जब भी मैं फीडबैक शेयर करती हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, हर जगह मैं अपनी फीडबैक डालती हूँ, जो भी लोग ऑर्गेनिकली मुझे भेजते हैं। उस फीडबैक को शेयर करने से लाइक एक जना देखता था, दो जने देखते थे, 100 लोग देखते थे तो एक ऑर्डर आ जाता था, 2 ऑर्डर्स आ जाते थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। बट लोगों को पता चल चुका था, आई वुड से, कि ये लड़की क्राफ्ट्स बनाती है। एंड आई थिंक वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसी को पता चल जाता है कि ये चीज, ये वाला काम करते हैं, तो उनके माइंड में हमेशा रहता है। अब आप रेगुलर पोस्ट अगर डालते रहते हो किसी काम की, तो सबके माइंड में रहता है कि ये बंदा ये काम करता है। पहले तो कुछ और हैंडमेड क्रिएटिव कार्ड्स के नाम से, बिकॉज जो दिखता था वही ऐसे ही करके नाम बना दिया था, तो ब्रांड की स्टोरी तो थोड़ी सी बाद में, क्राफ्ट माई इमोशंस, मैंने थोड़ा सोचकर अपने ब्रांड का नाम रखा था। वो लेटर ऑन जब मैंने अपना प्रोफेशनली स्टार्ट किया था तब रखा था। बट अब जब सब कुछ हो चुका था, तो मुझे लगा था कि एक मेरा विजिटिंग कार्ड होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं किसी को दिखाऊंगी, मुझे सिर्फ ये लगता था कि मैं किसी को दिखाऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि
कि ये मेरे काम का विजिटिंग कार्ड है। और मुझे किसी ने एक सलाह दी, मतलब मेरे फ्रेंड या उन्होंने मुझे बताया कि आप अगर कोई भी प्रोडक्ट भेज रहे हो, किसी भी क्लाइंट को भेज रहे हो या किसी ने भी किसी के लिए बनवाया, आप उसके अंदर अपना कार्ड जरूर डाल के दो। उसमें आप अपने सारे लिंक्स मेंशन करो, सब कुछ मेंशन करो, वो कार्ड उन तक पहुंच जाएगा। वो यूज करें ना करें वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, बट आप एक थैंक यू कार्ड आप उसमें जरूर डाल के भेजा करो। जब उन्होंने थैंक यू कार्ड का बोला तो मैंने अपने लिंक्स वगैरह भी, वो सारी चीजें भी उसके अंदर मेंशन की। कभी भी कोई खोल के देखता है कार्ड को तो उसमें सब डिटेल्स हो तो अच्छा रहता है। तो ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मैं कहूंगी कि मुझे किसी से मिली थी तो मैंने इसको यूज करके देखा, एंड सरप्राइजिंगली बहुत ही अच्छा रिस्पांस इसका मेरी जिंदगी में रहा। जितने भी लोग प्रोडक्ट को खरीदते थे, अगर 10 लोग प्रोडक्ट को 10 लोगों के पास मेरा कार्ड जा रहा है तो उसमें से मुझे 2 या 3 कॉल्स तो आते ही थे। बिकॉज विजिटिंग कार्ड से ज्यादा आई वुड से कि मेरा प्रोडक्ट आई थिंक इतना वर्थ था कि लोगों को वो कॉन्टेक्ट करने का मन करता था। तो आपका प्रोडक्ट पे फोकस होना 99% होना चाहिए, 1% ओनली ऑन द विजिटिंग कार्ड। बिकॉज जब प्रोडक्ट अच्छा होगा तभी आपका कोई विजिटिंग कार्ड देखना पसंद करेगा। ये सेकंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मेरी रही है जो कि ऑर्गेनिकली मेरे लिए जिसने काम किया है। एंड थर्ड आई वुड से वर्ड ऑफ माउथ। 70% ऑफ माई ऑर्डर्स कम्स फ्रॉम वर्ड ऑफ माउथ। वो मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि जिन भी लोगों के लिए मैं कार्ड्स बनाती हूँ वो कहीं ना कहीं से इंटरलिंक्ड होकर मुझे बता देते हैं कि हम इनके थ्रू आए हैं या इनके थ्रू आए हैं। बिकॉज बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि, मतलब मुझे बोलते भी हैं कि यार तुम्हारी इंस्टाग्राम पे ग्रोथ नहीं है, तुम इंस्टाग्राम पे कुछ मतलब अपना करो कि आपके सिर्फ 2-3 हजार फॉलोअर्स हैं और ऐसे है। मुझे लगता है कि नहीं, मुझसे बहुत अच्छा मतलब लोगों के फॉलोअर्स आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है तो मेरा भी होना चाहिए। मैंने अपना काम इतना बढ़ा लिया है, मैं अमेजोन पे भी बेचती हूँ, फ्लिपकार्ट पे भी बेचती हूँ, मेरा ऑर्गेनिक रीच भी बहुत ज्यादा है, मेरे को ऑर्डर्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो मेरा इंस्टाग्राम भी होना चाहिए। बिकॉज एक लोगों की एक थिंकिंग है ऐसे कि सब कुछ है अच्छा, इंस्टाग्राम अगर फॉलोअर्स नहीं है तो बेकार काम है, लोग ऐसा सोचते हैं। मेरा तो बहुत सालों से चलता आ रहा है तो मेरी क्लाइंटेज अच्छी है तो मुझे ऐसा लगता है। बट जो नए लोग हैं उनको लगता है कि अगर उनके फॉलोअर्स 10K हो जाएंगे, 20K हो जाएंगे तो उनको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। आई वुड से इट्स अ मिथ। मतलब ये शायद मैंने अपनी जिंदगी की लर्निंग से ही सीखा है कि ये बहुत ही बड़ा मिथ है, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम जब नहीं था तब भी काम किया है और बहुत अच्छे लेवल पे भी काम किया, बहुत बुरे लेवल से स्टार्ट करके। तो इंस्टाग्राम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितने ऑर्डर्स आपके पास आते हैं जैसे आते हैं, सिर्फ आप जो अपना काम जिस तरीके से कर रहे हो, आप अपना प्रोडक्ट जिस तरीके से बना रहे हो, बहुत बहुत मैटर करता है। मतलब अगर आप अपने प्रोडक्ट के साथ ऑनेस्ट रहोगे, 100% अपना उसमें दोगे, तभी आप सक्सेस अचीव कर सकते हो। अदरवाइज आपका इंस्टाग्राम पे जितने मर्जी फॉलोअर्स हो, पीपल नॉट गोना बाय अ प्रोडक्ट। अगर वो एक बार खरीद भी लेंगे तो आप रिटेन नहीं कर पाओगे अपने कस्टमर्स को, कि आपने एक बार तो प्रोडक्ट दे दिया और उसके बाद फिर वो बंदा मुड़ के नहीं आ पाएगा आपके पास वो प्रोडक्ट दोबारा लेने के लिए, अगर आपके प्रोडक्ट में कोई कमी होगी तो सबसे पहले आपका फोकस, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट पे रहना चाहिए कि आप क्या चीज लोगों को दे रहे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस। ऑब्वियसली आप उसमें लॉस मत करो अपना, बट एक छोटा सा प्रॉफिट रख के अगर आपके काम की वैल्यू पता चल रही है किसी से तो आप वो कर सकते हो। आप एक प्रोडक्ट कोई बना रहे हो, जब आपको पता है कि ये बंदा अगर इस प्रोडक्ट को यूज करेगा तो मुझे पता है कि अगली बार जरूर खरीदेगा, तो आप उसको 50 रुपए के मार्जिन पे स्टार्टिंग में बेच दो। जरूरी नहीं है कि आपको 500 ही उसमें कमाना है। तो जब आप धीरे धीरे करके अपनी मार्जिन को बहुत ही छोटा छोटा ब्रेक करके बड़ा करते हो, तभी आपको अच्छे ऑर्डर्स आना स्टार्ट होंगे। बिकॉज आपको अपनी वैल्यू प्रोडक्ट की खुद से बनानी पड़ती है। कोई औरत जब एक बिजनेस शुरू करती है और जब आपकी तरह की अपने पैशन से शुरू करती है वो बिजनेस, है ना, तो इसमें कोई उन्होंने किताबें तो पढ़ी नहीं है। अब जो पैशन वाली चीज़ है वो तो आपको पैसे का मोल इतना फील नहीं होता कि बस चीज़ वो प्रोडक्ट बनाने में जितनी खुशी होती है वो शायद पैसों से नहीं आप तोल सकते, है ना। जो भी लेकिन अगेन बिजनेस है तो रेवेन्यू एस्पेक्ट तो रहेगा ही, है ना। तो प्राइसिंग, आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग सही तरीके से कैसे करनी होती है, आपने कैसे की थी इन द इनिशियल फेज? मुझे आवर्स के हिसाब से कैलकुलेट करना होता था कि मैं कितना नंबर ऑफ आवर्स इस पे लगा रही हूँ, और मैं अपना एक वर्थ डिसाइड कर लेती थी कि अगर मैं अपने जॉब पर 50,000 रुपए जस्ट एन एग्जाम्पल की अगर कमा रही हूँ, तो मुझे एटलीस्ट 60,000 रुपए अपने बिजनेस में कमाने हैं। कुछ मैंने ज्यादा ऐसे प्रॉफिट रख के नहीं चला था कि मुझे 2 लाख रुपए एकदम से कमाने हैं। मैंने अपने माइंड में एक छोटा सा कैलकुलेशन किया था कि मैं 50 से 10,000 तक का स्टार्टिंग में, कि मेरे को 60,000 आई एम सॉरी 50 से 60 अपना इसके अंदर कमाना है। तो अगर मुझे 60,000 कमाना है
तो मैं कितने ऑर्डर्स लेकर आऊं और मैं कितना उस पे काम करूं, कितने घंटे काम करूं एक प्रोडक्ट पे कि मेरा वो 60,000 वाली जो चीज है वो मेरी पूरी हो जाए। तो मेरे केस में सिर्फ ये मेहनत वाला फैक्टर आता है जहाँ पे मुझे प्राइस कैलकुलेशन करना पड़ा। सबके केस में अलग अलग होता है। अगर आप प्रोडक्ट कुछ ऐसा प्रोडक्ट लेके आ रहे हो जो आप रेडीमेड सेल कर रहे हो तो आप उसमें मार्जिन स्टार्टिंग में थोड़ा कम रखो कि आप 10-20 रुपए 50 रुपए जैसा आपकी मर्जी हो कि आप उस मार्जिन पे स्टार्टिंग में चीज को बेच रहे हो ताकि लोगों तक वो चीज मिले, लोगों को लगे कि नहीं ये चीज हमारी लाइफ में काम आ रही है, ये वर्थ है। एंड देन धीरे धीरे करके जब आपके सेल्स बढ़ते जाएंगे, जब लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद करने लगेंगे, आपके ब्रांड को जानने लगेंगे, देन आप स्लोली अपना मार्जिन इंक्रीज कर सकते हो। बिकॉज अल्टीमेटली सबको पैसा तो चाहिए ही, मतलब एज इन कि अगर आप फुल टाइम बिजनेस कर रहे हो तो आप सिर्फ एक 10-20 रुपए के मार्जिन के पीछे काम नहीं कर सकते हो। तब आप अपना प्रॉफिट बढ़ाओ और अपना सर्विस पे, प्रोडक्ट से ज्यादा आपको सर्विस पे भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। मेरे काम में सर्विस वाला फैक्टर थोड़ा खत्म हो जाता है बिकॉज मैंने एक टाइम पे प्रोडक्ट दे दिया एंड देन उनको प्रोडक्ट पसंद आ गया, उन्होंने देखा और सब खत्म। बट बहुत सारे जो बिजनेसेस होते हैं उसमें सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको वो सर्विस फैक्टर भी साथ में लेकर चलना पड़ता है कि अगर मैं कोई चीज अगर इनको दे रहा हूँ, कल को कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप उसको भी टेक केयर आपको करना है। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक दिया प्रोडक्ट और खत्म। अगर आपको अपनी गुडविल बनानी है तो आपको पूरा कस्टमर पर्सपेक्टिव से सोचकर चलना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा, मतलब यही पॉइंट है मेरा। राइट। अगला सवाल मेरा था अबाउट क्लाइंट्स। जब हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमारा वर्थ क्या है या हमारे प्रोडक्ट का वर्थ क्या है ना। जैसे आपने बोला कि उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है और वो हर किसी के लिए डिफरेंट होता है। बट देन क्लाइंट्स तो जो है वो तो शुरुआती दौर से रहते हैं हमारे साथ, है ना। वही है, आशा वही होती है कि बढ़ते जाए। तो अब क्लाइंट्स बढ़ाने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आपने की, एंड कौन सी ऐसी सीख मिली है आपके क्लाइंट इंटरेक्शन की वजह से? जी बिल्कुल। तो थोड़ा मैं पुरानी स्टोरी एक आपसे शेयर करना चाहूंगी क्लाइंट से रिलेटेड कि जब वर्थ मुझे पता लगी मेरी। ऐसे ही जब मैं फ्री में जब सब कुछ काम करती थी तो धीरे धीरे मुझे स्टेशनरी एंड ऑल से तो ऑर्डर्स आ ही रहे थे, तो फ्री वाला तो मैंने करना छोड़ दिया था। बट कुछ कुछ ऐसे मेरे क्लाइंट्स, उनके बच्चे मुझसे बनवाते थे चीजें और सब कुछ। तो उनका एक दिन ऐसे ही कॉल आया कि तनु ये कल बनाकर देना है और चार्ट भी तू ही खरीद लियो एंड पेन भी तू ही खरीद लियो और इसको कंप्लीट करके रख दियो, हम लेने आ जाएंगे। सो आई डिड इट कि चलो मम्मी की रिस्पेक्ट बनी हुई है एंड देन मुझे भी पता था कि चलो मुझे करके देना है। मैंने जैसे तैसे टाइम निकाला और सब कुछ करके उनको बनाकर एंड देन मैं देने के लिए चली गई। देने भी मुझे जाना था इनफैक्ट, तो मैं देने के लिए गई। देन शी जस्ट हेल्ड इट इन हर हैंड और उसने बोला जो भी प्रोजेक्ट मैंने बनाया था मैंने उन्हें हैंड ओवर किया एंड शी जस्ट सेड थैंक यू एंड वो चली गई। तो मैं तो उनको एक क्लाइंट पर्सपेक्टिव से देख रही थी बिकॉज मैंने पेड ऑर्डर्स बनाना स्टार्ट कर दिया था कि मैंने उनको एक सर्विस भी दी है। उनका एकदम से कॉल आया नेक्स्ट डे ही उनको वो चीज बनाकर देनी थी एंड शी वाज अ टीचर इन अ स्कूल। ऐसे कोई स्टूडेंट भी नहीं थे, तो लाइक शी वाज अर्निंग। तो जब उन्होंने मैंने देखा कि जब मैंने उन्हें क्लाइंट पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट किया, मैं तब की आपको सीख बता रही हूँ। मैंने जब देखा कि उन्होंने मुझे कोई पैसे नहीं दिए, उन्होंने जस्ट ऐसे बाय बाय बोला और वो चले गए, उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि उन्होंने मुझे पैसे तो नहीं दिए मेरे काम करने के, बट आई रियलाइज कि आगे से, अभी तो चलो मेरे साथ ये चीज हो चुकी है बट मैं आगे से अपनी वर्थ को ऐसे वेस्ट नहीं होने दूंगी। वो बस ये बोल देना है कि ये तो बेशर्मों की तरह पैसे मांग लिया इसने छोटे से काम करने के। बट मुझे पता है कि मेरी उसमें मेहनत लगी थी, मेरा कॉस्ट लगा था, तो मुझे लगा कि चलो बेशर्मी ठीक है, बट मैं इससे पैसे तो अब नेक्स्ट टाइम से ऐसे फ्री में काम नहीं करूंगी, मैं इनसे पैसे तो लूंगी। तो फर्स्ट आई वुड से कि जब आप मतलब ये पॉइंट मैं बोलना चाहूंगी कि जब आप एक एंटरप्रेन्योरशिप या फिर आप एक छोटा सा अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो ऑब्वियसली आपको जो क्लाइंट्स मिलते हैं वो आपके नोन्स होते हैं। मुझे भी स्टार्टिंग में यही ऐसे ही क्लाइंट्स मिले थे जो मेरे फ्रेंड्स होते थे या रिलेटिव्स होते थे, जो कि बहुत ही ज्यादा बार्गेन भी नहीं कहूंगी, उनको लगता था कि फ्री में ही बना कर दे देती हूँ। बट जब मैंने वो चार्ट वाली स्टोरी से जब मैंने उनको काम करके दिया था और उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए थे, मैंने एक चीज अपनी लाइफ में सोच ली थी कि मुझे अगर अपनी वर्थ खुद से नहीं होगी, अपने काम की वर्थ अगर आपको खुद से नहीं होगी, तब तक आप कॉन्फिडेंटली किसी से पैसे ही नहीं मांग सकते हो। ये चीज मैंने बहुत लेटर ऑन जाके अपनी लाइफ में सीखी थी, शायद कॉलेज से भी बाद में सीखी थी कि मेरी वर्थ क्या है। मुझे हमेशा से बहुत शर्म आती थी कि नहीं ऐसे ऐसे तो मैं पैसे किसी से नहीं ले सकती, यारों दोस्तों से तो नहीं ले सकती, मम्मी की फ्रेंड है तो उनसे चलेगा, बट मैं अपने फ्रेंड से कैसे पैसे मांगू। बट आप ऑनेस्टली स्पीकिंग आप उसमें अपना ही नुकसान करोगे अगर आप नहीं मांगोगे, बिकॉज वो बेशरम होके अगर आपसे डिस्काउंट मांग सकते हैं आपकी मेहनत करी हुई चीज पे, तो आप बेशरम होके उनसे अपने मेहनत करी हुई जिसपे आपने अपना टाइम स्पेंड किया, अपनी एनर्जी स्पेंड की है और आप उसको एक स्मॉल बिजनेस
बिजनेस। इनफैक्ट आई वुड से कि आप अगर एक अच्छे दोस्त आपके होंगे तो वो आपको एनकरेज करेंगे, आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे विदाउट एनी बार्गेनिंग, बिकॉज उनको ऑलरेडी पता होगा कि आप स्मॉल स्केल से शुरू कर रहे हो, तो आप बहुत ही कम मार्जिन पे अपना काम कर रहे होगे। तो आप बहुत ही मतलब, मैं बार बार ये वर्ड बेशरम यूज कर रही हूँ बिकॉज मैंने बनना स्टार्ट कर दिया था और मुझे लोगों ने बोलना भी स्टार्ट कर दिया था कि ये तो बेशरमों की तरह पैसे मांग लेती है इतना छोटा सा काम करने के। तो मैं मतलब मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है मैं बेशरम हूँ, बट मेरा वो बेशरम बनने से मेरा काम हो रहा था, मुझे मेरी वर्थ मिल रही थी, मुझे धीरे धीरे करके अपनी वर्थ पता चल रही थी। और डिस्काउंट्स मतलब मुझे मेरी लाइफ में मुझे नहीं लगता मैं ऐसे कुछ ह्यूज डिस्काउंट्स कभी लोगों को देती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरे काम की वैल्यू पता है कि क्या है। तो मैं सीधा किसी से 100-50 रुपए कम करना चलता है कि चलो आप यारी दोस्ती में इतना थोड़ा बहुत कम कर रहे हो, बट अगर कोई आपको 5,000 रुपए की चीज की कोई आपकी वर्थ है जिसपे आपको इतने नंबर ऑफ आवर्स लगा के आपने उस पर काम किया है, कोई आपको बोले कि आप 3,000 में दे दो, मतलब मेरी अगर इमीडिएट रिलेटिव्स भी मुझसे आके वो चीज मांगेंगे, मैं उनको नहीं दूंगी, बिकॉज नाउ आई एम रनिंग अ बिजनेस। तो मेरे बिजनेस में मुझे मेरी फिगर्स पता है कि मेरी फिगर्स कैसे अप एंड डाउन होने वाली है। अगर ऐसी 10 लोग और आके आपसे ऐसी चीज मांगेंगे, इतने बड़े बड़े ह्यूज डिस्काउंट्स मांगेंगे, तो आप नहीं कर सकते। तो आप अगर ऐसे क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हो जो कि बहुत ही ज्यादा बार्गेनिंग करते हैं, तो बी हैप्पी टू लीव दैट कस्टमर। मतलब बिल्कुल ऐसे मत सोचो कि ये कस्टमर चला जाएगा तो हमें ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। आई कैन गारंटी कि वो अगर आपसे अभी बार्गेनिंग कर रहे हैं वो लाइफ टाइम बार्गेनिंग करेंगे, और आपके पास जब आपका एक बड़े स्केल पे बिजनेस हो जाएगा, आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि आपका वो जो टाइम बार्गेनिंग में वेस्ट कर रहे हैं उस टाइम में आप कितना और अर्न कर सकते हो। तो बी हैप्पी कि आपको जितने ऑनेस्ट क्लाइंट्स मिल रहे हैं, जितने आपकी काम की वर्थ करने वाले। आई ऑलवेज बिलीव दैट इट इज गुड टू हैव 20 ऑनेस्ट कस्टमर्स देन टू हैव 100 मिक्स कस्टमर्स, जिसमें कि आपके 70 to 80 कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि आपको पता है कि बार्गेनिंग करवाएंगे। तो बार्गेनिंग करवाने में जो टाइम वेस्ट होता है वो तो होता ही होता है, साथ में आपका वर्थ लूज हो रहा है। आप रोज 70 कस्टमर से ये सुन रहे हो 100 रुपए कम कर लो, 50 रुपए कम कर लो, इतने रुपए कम कर लो, सो यू विल स्टार्ट टू फील कि यार मेरे प्रोडक्ट की शायद वैल्यू इतनी नहीं है कि लोग इतना ज्यादा कम करवा रहे हैं। तो आई वुड से कि अगर कोई आ रहा है आपके पास, अगर वो नहीं मान रहा है एक बारी में, आपका एक प्राइस है, आपने डिसाइड अपने माइंड में किया हुआ मैं इससे कम नहीं दूंगी, वो डिसाइड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि आपको ये लगे कि नहीं 50 रुपए चलो कोई बात नहीं मैं प्रॉफिट कमा लेती हूँ बाकी रहने देती हूँ, बट आप उसमें सारे फैक्टर्स देखो। 50 रुपए मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर आप 50 रुपए का स्टार्टिंग में रखते हो तो इट इज गुड, बट आप उसमें फैक्टर्स देखो। हो सकता है आपकी शिपिंग ही 50 रुपए लग रही हो, तो आपने तो कुछ भी नहीं कमाया ना उसके अंदर। तो आप वो अपना एक अमाउंट डिसाइड करो कि इससे नीचे तो मैं दे नहीं पाऊंगी, एटलीस्ट मेरे को इतना तो कमाना ही है अगर आपके बिजनेस को ग्रो करना है। तो लीव दैट कस्टमर, अगर वो आपसे नहीं खरीद रहे हैं आप उनको जाने दो। एंड क्लाइंट्स में मैं ये भी चीज जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि लोग बार बार पीछे बहुत भागते हैं। जैसे आपने एक प्रोडक्ट, आपने आप किसी ने भी आपसे व्हाट्सएप स्टेटस से या कहीं पे भी आपने एक पोस्ट डाला एंड देन उन्होंने आपसे प्राइस पूछा और उनका कोई रिस्पांस नहीं आया, कि आपने बोल दिया ये 1,000 रुपए का प्रोडक्ट है, बट वो रिस्पांस नहीं दे रहे हैं कि अब उनको ये खरीदना है या नहीं। तो कभी भी आप मतलब सिर्फ एक रिमाइंडर उनको मतलब भेज सकते हो कि आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हो। मैं तो कभी नहीं करती हूँ, मैंने कभी ये चीज नहीं की है कि मैं जाकर उनसे पूछूं कि आपको ये चाहिए या नहीं, बिकॉज मुझे लगता है कोई नीडी होगा तो वो खुद ही आकर वो चीज को मांग लेगा। तो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू वहीं पर खत्म हो जाएगी जब आप उनके पास वापस से जाओगे कि आपको ये प्रोडक्ट चाहिए या नहीं। बिकॉज आप अपने प्रोडक्ट को इतना स्ट्रांग बनाओ ना, अपने प्रोडक्ट पे इतना ज्यादा काम करो कि कस्टमर दोबारा पूछ लेगा कि हाँ मुझे अब इसकी जरूरत है। बिकॉज हो सकता है कि वो सिर्फ इसीलिए पूछ रहा हो कि उसका अभी ओकेजन कोई आने वाला है तब वो आपसे बनवाएगा। इट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज कि कस्टमर आपको रिप्लाई देंगे ही देंगे कि अच्छा चलो मैं जुलाई में बनवाऊंगा, मैं अगस्त में बनवाऊंगा या फिर मैं नहीं बनवाऊंगा। बिकॉज कोई भी आपको मुंह पे नहीं बोलेगा नहीं ये तो बहुत ज्यादा है, मैं नहीं। बहुत ऐसे होंगे कस्टमर्स जो बोल देते हैं, बट 90% कस्टमर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो इग्नोर करके छोड़ देते हैं। तो आप उसको ये मत समझो कि आपने शायद ज्यादा बता दिया प्राइस या शायद कम बता दिया। कभी भी अपनी प्राइसिंग उस बेसिस पे कभी कैलकुलेट मत करो कि किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया या किसी ने नेगेटिव या पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। इवन दो कस्टमर्स बोल देते हैं ये तो बहुत ज्यादा महंगा है, देन मेक देम अंडरस्टैंड कि ये क्यों महंगा है। आप उनको समझाओ कि आई कैन एक्सप्लेन दिस इज नॉट, मतलब मैं हमेशा से ये लाइन बोलती हूँ, शायद थोड़ी सी रूड मेरे कस्टमर्स को लग सकती है कि जब मैं कोई अपना प्रोडक्ट दिखाती हूँ जो कि मुझे पता है कि उसकी क्या वर्थ होगी, जब मैं उन्हें दिखाती हूँ तो वो बोल देते हैं कि ये बहुत महंगा है। तो मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि इट मे बी आउट ऑफ योर बजट बट इट इज नॉट एक्सपेंसिव, बिकॉज आई नो कि इसमें मैंने कितना आवर स्पेंड किया है। मतलब आई वुड नॉट रिकमेंड यू कि आप डायरेक्ट अपने कस्टमर्स को ऐसे बोलो अगर आप स्टार्टिंग फेज में हो। शायद मैं स्टेज तक पहुंच चुकी हूँ कि मैं ये चीज उनको बोल सकती हूँ और मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट आप स्टार्टिंग में ये चीज मत बोलो। बट जस्ट मेक देम अंडरस्टैंड, उनके पीछे नहीं पड़ना है
कि नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं ऐसे यहाँ से लेकर आई हूँ, ये तो ऐसे करा है मैंने, आपको तो खरीदना ही पड़ेगा, या फिर आप लो ना, आप मैं थोड़े से पैसे कम कर देती हूँ। नेवर से दिस कि मैं थोड़े पैसे कम कर देती हूँ आप खरीद लो, नेवर एवर से दिस। जब कस्टमर आपसे बार्गेनिंग करेंगे, जब आपसे कस्टमर बोलेंगे कि हमें ये 100 रुपए इसमें कम करो या 200 रुपए कम करो, अगर आपको लगता है कि ये कस्टमर एक अच्छा है, आप एक बार ही बस बोल रहा है और आप उसमें कम 2-3 बार बोला उसने और आपने कम कर दिया, दैट इज फाइन। बट अगर वो कस्टमर रिपीटेडली आपकी चीजों में बोल रहा है इसमें तो ये भी नहीं है, इसमें तो वो भी नहीं है, आप फिर भी ऐसे कर रहे हो, जस्ट लीव दैट कस्टमर। क्लाइंट के साथ इनिशियल फेज में कैसे डील किया जाए, उसके बारे में जो आपने इन्फॉर्मेशन दी वो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ अगर किसी ब्रांड को ग्रो करना हो तो उस ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है ऑनलाइन ग्रोथ, कि ऑनलाइन विजिबिलिटी। लेकिन आपने जैसे कहा कि इंस्टाग्राम पर फेमस होना या इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स होना इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू हैविंग दैट मच प्रॉफिट, राइट? तो आपने कौन सी ऑनलाइन स्ट्रैटेजी यूज़ की जिसकी वजह से आपको विजिबिलिटी मिली? जी बिल्कुल, आई वुड लाइक टू शेयर। फर्स्ट तो आपको जो मैंने डिस्कस किया था पहले कि वर्ड ऑफ माउथ ही मेरा तो स्टार्टिंग से रहा था, बट एज अ स्ट्रैटेजी अगर जिसको बोलो तो मैंने वो स्क्रीनशॉट्स वाले चीज से जो शेयर किया था, फर्स्ट वो था। सेकंड मेरा विजिटिंग कार्ड वाला था। थर्डली अब मुझे लगता था कि अब मैं प्रोजेक्ट्स तो बना रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, बट अभी मेरे क्लाइंट्स उतने ज्यादा नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं इसके लिए क्या ऐसा काम कर सकती हूँ अब। या तो मैं अपना पैसा इंस्टाग्राम के एडवर्टाइजिंग पे वेस्ट कर सकती थी, जिससे कि मुझे सिर्फ रिटेल ऑर्डर्स आने वाले थे जो मुझे ऑलरेडी आ रहे थे मेरे कस्टमर्स से और वर्ड ऑफ माउथ से। बट मुझे कुछ थोड़ा अपना बिजनेस को स्केल अप करना था। क्राफ्ट माई इमोशंस को मुझे एक ब्रांड बनाना था, जस्ट नॉट कि उसको सिर्फ रिटेल वाले कस्टमर्स जाने, बट बाकी लोग भी उसको मेरे काम को देख पाए। तो उसके लिए मुझे होलसेल ऑर्डर्स आना बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि मैं अपने थोड़े थोड़े वेंडर्स से, जो चीजें मैं नहीं बनाती थी पहले पहले, जो बाकी लोगों से जो मशीनरी वाली चीजें होती हैं वो बाकी लोगों से लेकर देती थी, वो वाले वेंडर्स ने मुझे जब मेरा काम देखा कि आप ये हैंडमेड वाला काम करते हो, तो आप हमारे लिए कुछ एक ऐसा प्रोडक्ट बनाकर दो, जो कि हमारे पास भी डिमांड आती है हैंडमेड वाले प्रोडक्ट्स की, तो आप बनाओ और हम देखेंगे उसको कि हमारा सेल हो पाता है नहीं, बिकॉज हम मशीन से काम करते हैं, हम हैंडमेड वाली चीजों में घुसते नहीं है, तो आप ये चीजें बनाना स्टार्ट करो। तो जब उन्होंने मुझे मेरे प्रोडक्ट का वर्थ बताया कि मैं 1000 रुपीज की चीज उन्हें 100 रुपए में दे दूं, तो मुझे बहुत लगा कि नहीं, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मेरे कॉस्टिंग से आप सिर्फ मेरे कॉस्टिंग में भी इसमें लॉस हो रहा है। तो मैंने 100 तो नहीं, बट मैंने बहुत ही कम मार्जिन से एक बार वो प्रोडक्ट, एक बार मतलब वो ऑर्डर उठाकर देखा कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं कि मुझे इसमें क्या बेनिफिट हो सकता है। बिकॉज मैंने सुना था कि होलसेल ऑर्डर्स में आपका प्रॉफिट की वैल्यू जो होती है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है, लाइक मार्जिन आपका बहुत ही ज्यादा कम होता है, बट आपको प्रॉफिट बड़े स्केल पे होता है, बिकॉज आप उसको ज्यादा क्वांटिटी में बनाते हो। फिर मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन किया कि अगर मैं एक बारी में, मुझे 100 पीस का ऑर्डर आ रहा है, जिसमें कि मुझे एक रिटेल के कस्टमर के लिए बना रही हूँ, तो मुझे 10 बार फोन आते हैं कस्टमर के कि आपने ऐसे में ये वाली पिक्चर यहाँ लगाई है, ये वाला कोट यहाँ लिखा है, जो कि नए कस्टमर के लिए मैं बता रही हूँ। पुरानों को तो पता होता है कि मेरा काम करने का तरीका क्या है। कोई न्यू कस्टमर आता है तो वो 10 सवाल भी करता है। और मुझे लगा अगर मैं एक ही प्रोडक्ट, जो कि मुझे होलसेल वाले ऑर्डर में बोला है कि मुझे सिमिलर प्रोडक्ट 100 टाइम्स बनाना है, तो मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी उसको बनाने में, टाइम कम लगेगा और सरदर्दी भी नहीं होगी, क्योंकि पर्सनलाइजेशन वाला मैटर खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैं बल्क में बना रही हूँ तो पर्सनलाइजेशन बहुत ही कम लोग प्रेफर करते हैं कि आप अपने आप पर्सनलाइजेशन वो उसके अंदर ऐड करेंगे। अगर वो करते हैं पर्सनलाइजेशन भी ऐड, तो वो एक ही प्रोडक्ट में सेम पर्सनलाइजेशन होनी है, विच विल बिकम वेरी इजी फॉर मी टू मेक। तो मैंने फर्स्ट ये ट्राई करके देखा, एंड देन व्हेन आई ट्राइड इट, तो मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लगा कि 100 चीजें एकदम से बनानी है, कैसे हो पाएगा। बट जब मैंने वो चीज ट्राई करनी स्टार्ट की, तो उन्होंने मुझे फर्स्ट ही स्टेप पे बोल दिया था कि आपको ये प्रोडक्ट नहीं बताना है। जब वेंडर ने मुझे ये ऑर्डर दिया था, तो पहली शर्त वेंडर की ये थी कि ये प्रोडक्ट मैं मार्केट नहीं कर सकती, इसकी कोई भी पिक्चर नहीं डाल सकती, ना कि इसकी ना ही इसकी मेकिंग दिखा सकती हूँ। तो मैं विजिबिलिटी अपने उस वाले प्रोडक्ट की जो मैं बना रही हूँ, वो बिल्कुल अपने सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी मैं उसको नहीं डाल पाऊंगी। तो जब मुझे अपनी लाइफ का फर्स्ट होलसेल ऑर्डर आया, तो उससे मुझे 2 शर्तें उन्होंने मेरे सामने रखी। कि पहला ये था कि मुझे जो प्रोडक्ट बनाना है, वो प्रोडक्ट की मेकिंग मैं बिल्कुल नहीं दिखा सकती हूँ, कहीं पे भी डिस्प्ले नहीं कर सकती हूँ कि मैंने क्या प्रोडक्ट बनाया है और किसको मैं दे रही हूँ, मुझे ये भी नहीं बताना है। लाइक पूरा जो काम था वो एक आप कह सकते हो एक अंधेरे कमरे वाला काम था, कि कमरे के बाहर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए कि प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है, किसके यहाँ जा रहा है, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट जो वहाँ के एम्प्लॉयज भी हैं, उनको भी पता नहीं होना चाहिए कि प्रोडक्ट किसने ऑर्डर दिया और किसके लिए बन रहा है, राइट। और सेकंड था कि ये प्रोडक्ट जो मैं अभी बना रही हूँ, इसको मुझे कभी भी लाइफ में रिपीट नहीं करना है, ना अपने लिए ना किसी और वेंडर के लिए।
तो वहां से एक फर्स्ट लर्निंग सीखी थी कि होलसेल ऑर्डर्स वर्क कैसे करते हैं। लाइक अगर दे वर्क लाइक दिस कि आपको अगर आपकी कंपनी की एक वर्थ बन चुकी है, लेट्स टेक माय एग्जांपल, कि अभी तक मैंने तो ऐसा नहीं किया, बट मैं एक एग्जांपल के तौर पे अगर इसको कहूँ कि मुझे कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है कि कोई आर्टिस्ट बनाती है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो प्रोडक्ट, और मैं उस पर कुछ चेंजेस करके अपने माइंड में सोच के मैंने सोचा कि मुझे इसमें ये चेंजेस करके ऐसा अपने वेबसाइट पे दिखाना है कि ये प्रोडक्ट हम बनाते हैं। तो मैं उससे पर्सनली जाके कांटेक्ट करूंगी, मैं बोलूंगी कि आपको 100 ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं और मैं आपको ये प्राइसिंग इसकी देने वाली हूँ। तो जो एक छोटा बिजनेस वाला होगा या कोई भी ऐसा बंदा होगा, वो बोलेगा कि हाँ हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। एंड नॉट इवन छोटा बिजनेस वाला, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस भी आजकल इसी बिजनेस मॉडल पे काम करते हैं कि बनाता कोई और है एंड देन अपना टैग लगा के लोग उसको देते हैं। छोटा मैंने इसलिए बोला कि आप अगर एक स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप भी होलसेल वाला काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स इस काम को, इस स्ट्रैटेजी को अपना रहे हैं। तो अगर मैं किसी उस आर्टिस्ट से जाकर बोलूंगी कि मुझे 100 प्रोडक्ट्स अपने बनाकर दो और आप, मेरी ये शर्त है कि आप ये प्रोडक्ट कभी भी जिंदगी में इसको शो नहीं कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट आपने बनाया है, और ना ही आपको इसकी मेकिंग किसी को दिखानी है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि प्रोडक्ट मैंने आपसे लिया। तो इससे मेरी कंपनी की गुडविल बढ़ती है। सामने वाला इसलिए इस चीज को करता है कि वो प्रोडक्ट एक तो सिर्फ मेरा यूनिक प्रोडक्ट बन के रह जाएगा मेरी वेबसाइट का, और मुझे उसको बनाना भी नहीं पड़ रहा, मैं उसको एक एज अ होलसेल ट्रेडिंग कर रही हूँ उसकी। सो दैट्स हाउ दिस बिजनेस टर्म वर्क्स। तो मुझे ऐसे ऑर्डर्स आना स्टार्ट हुए। ऑब्वियसली मैं आपको कंपनीज का नाम तो नहीं बताऊंगी कि कौन कौन सी कंपनी से मुझे ऑर्डर्स आते हैं ऐसे, बट बहुत अच्छी कंपनी से मुझे ऐसे ऑर्डर्स आते हैं जो कि मैं इंटरनली उनको काम करती हूँ। सो मेरा इंस्टाग्राम ही नहीं है जो कि मेरी वैल्यू या मेरे प्रोडक्ट की वर्थ बताता है। 90% ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट वी आर मेकिंग राइट नाउ इज नॉट ऑन इंस्टाग्राम। मतलब हम उस पर डिस्प्ले भी नहीं कर पाते हैं बिकॉज होलसेल कंस्ट्रेंट्स की वजह से, कि हम पॉलिसीज की वजह से कि हम उसको नहीं शो कर पाते हैं। सो होल पॉइंट ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन इज दिस कि अगर आप इंस्टाग्राम पे ग्रोथ नहीं है आपकी, आपके 2000 फॉलोअर्स, 100 फॉलोअर्स, 300 फॉलोअर्स, 400 फॉलोअर्स हैं, दैट डजंट मीन कि आप सक्सेसफुल नहीं हो, एंड दैट डजंट मीन कि आप अच्छा अमाउंट नहीं अर्न कर सकते हो। यू कैन लाइक मेरी ऑडियंस में खुद से बताऊं तो 90% ऑडियंस ऐसी है जो कि इंस्टाग्राम फॉलो भी नहीं करती है, बट वो मुझे ऑर्डर देते हैं बिकॉज माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल मस्ट नॉट बी दैट प्लीजिंग। मैं एक्सेप्ट करती हूँ खुद से बिकॉज मैं उस पर ज्यादा वर्कआउट नहीं कर पाती हूँ। एंड मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि करना नहीं चाहिए या इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत लोगों को शौक भी होता है एंड बहुत लोग इसको बहुत वर्थ भी देते हैं। आई एम जस्ट सेइंग माई होल पॉइंट इज कि इतना ज्यादा वर्थ नहीं है कि आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा आपका इंस्टाग्राम ग्रोथ। इंस्टाग्राम से बहुत फेमस लोगों को आते भी हैं ऑर्डर, बट इंस्टाग्राम पे बहुत फेक पेजेस भी बने हुए हैं, तो लोग रिलाई नहीं कर पाते इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप उसको एक अपना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लेके मत बैठो कि मेरे 200 फॉलोअर्स ही हैं या 500 फॉलोअर्स ही हैं। जस्ट फोकस ऑन योर प्रोडक्ट एंड थोड़ा थोड़ा मार्केटिंग आप ऑफलाइन भी करते रहो। ऑनलाइन तो बहुत ही जरूरी है अपने काम को शो करना, बट ऑफलाइन भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब लोगों के दिमाग में बैठ जाता है। मुझे यही जानना था कि ऑनलाइन में अगर इंस्टाग्राम पे आप मार्केट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें प्रोडक्शन लेवल भी हाई होती है और कई सारी चीज़ें होती है, तो अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो देन ऑनलाइन में किस तरीके से हम ग्रोथ कर सकते हैं? जी बिल्कुल। सो इसमें मैं कहूंगी ऑनलाइन में देखो सब चीजें आ जाती हैं, आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, एवरीथिंग कम्स इन ऑनलाइन बिजनेस, है ना। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इज ऑल्सो एन ऑनलाइन बिजनेस। सो जरूरी नहीं है कि आपकी ग्रोथ जो है वो ऑनलाइन बिजनेस से ही होने वाली है। आप ऑनलाइन ऑफलाइन एक बार ट्राई करके देखो। लाइक मेरे काम में जैसे स्टूडियोज के पास जाना, स्टेशनरी के पास जाना था, तो आप जब एक बार उनके पास चले गए, आपका एक बार फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ, आपने बताया कि आप ये चीज बनाते हो, आपने पहले उनसे ऑफलाइन पैसे लिए और ऑफलाइन उन्होंने ऑर्डर दिया और खत्म। जब उनको आपके प्रोडक्ट दिख गया, आपकी सर्विस दिख गई, एक बार दो बार उन्होंने दोबारा से ट्राई किया, देन आपके पास उनका नंबर है, उनके पास आपका नंबर है, आपने फोन किया, उनको आपके ऊपर पूरा रिलाई हो गया कि इसको मैं एक बार फोन में लाऊंगा। आप उनको मतलब उनकी सर्विस उनको इतनी अच्छी दो कि उनको ये लगे कि इसको हमेशा हमारे पास आके काम समझने की जरूरत नहीं है, ये फोन पे भी काम समझ जाती है या ये व्हाट्सएप पे भी काम समझ जाती है या जाता है, तो हमारा काम यहीं से होना स्टार्ट हो रहा है। तो आप धीरे धीरे करके, पहले आए आप शॉप पर गए, देन उसके बाद आप कॉल पर आए धीरे धीरे करके, फिर आप व्हाट्सएप पे आए, आपकी कॉन्वर्सेशन फोन से हटके व्हाट्सएप हो गई, उन्होंने व्हाट्सएप पे आप रिकॉर्डिंग भेज दिया या एक प्रोजेक्ट का मॉडल भेज दिया, हमें ऐसा बनाना है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई क्राफ्ट, आपके प्रोडक्ट का जो भी होगा कि आपको ऐसी चीज बनानी है, तो आपने यहाँ से यस कर दिया, ओके कर दिया, आपके पास पेमेंट्स तो सब ऑनलाइन आजकल आते हैं। सो दैट्स हाउ यू कन्वर्ट योर ऑफलाइन मार्केट इनटू ऑनलाइन वन, कि आपने एक ऑफलाइन कस्टमर को एक ऑनलाइन कस्टमर बना लिया है। तो ऐसे करते करते आपके आसपास जितने भी शॉप्स हैं जहां पर भी आपको लगता है कि आपको प्रोडक्ट बिक सकता है, यहाँ से ज्यादा ऑर्डर्स आ सकते हैं,
वहां से आप ट्राई करो। और ये ट्रिक हमेशा काम करती है कि जब आप एक सर्विस अच्छी प्रोवाइड करते हो, प्रोडक्ट अच्छा प्रोवाइड करते हो, हम जैसे खुद भी कभी मुझे कोई चीज खरीदनी होती है या आपको कोई चीज खरीदनी होती है, तो हम सबसे पहले किसको मतलब जाकर ढूंढते हैं? सबसे पहले हम अमेजोन पे जाते हैं कि अमेजोन पे वो चीज अवेलेबल है या नहीं है। तो हम खुद भी सबसे पहले ऑनलाइन वाली मार्केट सर्च करते हैं, है ना। तो उसी तरीके से आपको अपने काम को किस तरीके से ऑनलाइन लेकर आना है, ऑफलाइन से ऑनलाइन भी लाया जा सकता है, जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ ऑनलाइन वाले पे ही फोकस रखना है। तो आप इस तरीके से भी अगर जाओगे, अपने काम पे फोकस करोगे, तो आई थिंक हो जाएगा। एक्चुअल में अच्छे थे मेरे प्रोडक्ट्स, बट वो खूबसूरती नहीं दिख रही थी फोटोग्राफी वाली, जो कि एक्चुअल होनी चाहिए थी अमेजोन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो धीरे धीरे जब वहां से मेरा पैसा आना शुरू हुआ, वहां से थोड़ा पैसा जुड़ना शुरू हुआ, फिर मैंने अपने प्रोडक्ट्स का जाके नए प्रोडक्ट्स बना के उनका प्रोफेशनल शूट करवाया। एंड देन मैंने, और वहां से मैंने कुछ लर्निंग्स वहां से भी सीखी मेरे प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग, कि मैंने अगर 20 प्रोडक्ट्स डाले थे तो मेरे शायद सिर्फ 4 या 5 प्रोडक्ट्स ही थे जो बेस्ट सेलर्स बन रहे थे। तो मैंने उनमें देखा कि वहां पे मैं क्या क्या कुछ अच्छा कर रही हूँ, जो कि वो प्रोडक्ट्स चल रहे हैं और ये प्रोडक्ट्स नहीं चल रहे हैं। तो उसमें भी मैंने थोड़ा थोड़ा रिसर्च करके देखा कि थीम प्रोडक्ट्स लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, रेदर देन मैं रैंडमली बना के डाल रही हूँ। अगर मैंने उसके अंदर एक लव साइन बना दिया तो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, वो अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को कोई भी किसी के लिए खरीद रहा है, रादर देन मैंने उसको ब्लैंक छोड़ दिया ऐसे सोच के कि कस्टमर कुछ भी इसके अंदर मतलब अपनी मर्जी का लिख सकता है। बट वो कस्टमर वहां तक नहीं सोच पाता है, कस्टमर को लगता है बना बनाया मिल रहा है, ये चीज मुझे ये बेस्ट है। तो मैंने वहां से थीम्स वाला सोचा। तो मैंने अपकमिंग वैलेंटाइंस में वैलेंटाइंस वाले प्रोडक्ट बनाए, जिसके लिए मैंने वैलेंटाइंस वाला कटआउट उसके अंदर लगाया। तो जब वो प्रोडक्ट्स डाले, तो टू माय सरप्राइज उस टाइम, मैं ये इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी कि मेरी मॉम ने, हमारा पंजाब जाने का एक ट्रिप बना था कि आपको यहाँ पे जाना है, मम्मी के साथ मुझे जाना, और वैलेंटाइंस आने वाला था। एंड आई वाज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड फॉर दिस बिग थिंग। कि मैंने कहा चलो सब कुछ सेट है, हमारी टिकट्स भी हो चुकी थी, सब कुछ हो चुकी थी। अचानक से मैं अपना अमेजोन तो रोज खोल के देखती थी, जो भी मेरे पास ऑर्डर्स आ रहे थे मैं उसको फुलफिल करती थी। तो कुछ दिन पहले से जैसे ही मैंने अपने वैलेंटाइंस वाली चीजें डाली स्टार्ट की, डाली तो दिसंबर के आसपास थी, बट ऑब्वियसली लोगों को 15-20 दिन पहले ही लोग ऑर्डर करते हैं ना वैलेंटाइन से। तो मेरा आई थिंक जनवरी लास्ट चल रहा था, 31 या ऐसे कुछ था। और जनवरी फरवरी जस्ट स्टार्ट ही होने लगा था, 1 फेब का दिन था। और जब मैं अपना अमेजोन वाला वो खोलकर देखती हूँ सेलर अकाउंट, तो मेरे पास ऑर्डर्स की भरमार थी। मतलब आई वुड से कि मुझे इतना सरप्राइजिंगली मुझे इतने ज्यादा ऑर्डर्स आ गए थे कि मेरे पास ना स्टाफ था और ना ही मेरे पास रिसोर्सेस थे उसको फुलफिल करने के लिए। आई वॉज सरप्राइजिंगली हैप्पी कि मेरे पास, मैं खुश तो बहुत ज्यादा थी कि मेरे पास इतने ऑर्डर्स आ गए, बट बहुत बहुत ज्यादा ध्यान से अमेजोन वाला काम करना पड़ता है, बिकॉज आपको एक एसएलए दिया जाता है सिर्फ 2 डेज का, जिसमें अगर आपने फुलफिल नहीं किया है अपना प्रोडक्ट की आप अपना प्रोडक्ट बना के हैंड ओवर नहीं कर पाए हो अपने एजेंट को, जो भी आपके पास लेने के लिए आता है, तो आपका वो सेलर की रेटिंग्स कम करते जाते हैं, सर्विस की रेटिंग्स कम करते जाते हैं धीरे धीरे। और एक ऐसा टाइम आता है, अगर आप वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, कैंसिलेशन ज्यादा हो रहे हैं, तो आपका चैनल ही मतलब आपका पेज जो है वो डाउन नहीं कर देते हैं, आपका सेलर अकाउंट हटा देते हैं। तो उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थी। तो मैंने अमेजोन में कॉल करके इस चीज के लिए बताया कि मैं ऐसे ऐसे करके मेरा स्टॉक नहीं है और ये 2 चीजें। तो मैंने थोड़ा रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने मेरा एसएलए थोड़ा सा चेंज किया था कि आप थोड़ा सा टाइम ले लो। देन आई हैड टू ब्रिंग मोर गर्ल्स एंड उनको फटाफट से सिखाया एंड एवरीथिंग। बट वी मेड इट श्योर कि अगर मेरे को दिन में 50 ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, 100 ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। हो सकता है कई लोगों को ये बहुत कम लगे, बट सिंस मैं हैंडमेड वाला काम करती हूँ, तो मेरे लिए लाइक एक प्रोडक्ट को बनाने में 4 घंटे लग रहे हैं, तो एक दिन में 50 ऑर्डर्स आना, 100 ऑर्डर्स आना बहुत ही बड़ी बात थी। और जब वो चीजें आई, वो चीजें होने लगी, मतलब मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं सो पाऊं। मतलब मैं आई थिंक 3 to 4 डेज मैंने बिना नींद के अपने निकाले थे, अपने वो अमेजोन फ्लिपकार्ट की सेल्स को पूरा करने के लिए। मैं चाहती तो उनको, मैं अपने प्रोडक्ट्स को बंद भी कर सकती थी कि नहीं अब इसको बंद करो, मेरे पास इनफ इनकम आ गया है, मेरे पास इनफ पैसे आ गए हैं, अब मैं और ज्यादा नहीं बना सकती। बट आई हैड टू आई वांटेड टू एक्सपीरियंस दिस थिंग कि अगर आपके पास एकदम से ऑर्डर्स आ जाते हैं तो आपको किन किन रिसोर्सेज की जरूरत होती है, कैसी कैसी चीजें आपको ऑलरेडी करके रखनी पड़ती है। मुझे वो लर्निंग अपनी सीखनी थी कि मुझे कल को ऐसी दोबारा से सिचुएशन आती है तो मैं कैसे प्रिपेयर्ड रहूं, कैसे खुद को प्रिपेयर करूं। वो ही सबसे बड़ा एक अचीवमेंट कह सकते हो जब से मैंने क्राफ्ट माय मोशन स्टार्ट किया था, कि सबसे बड़ा इनकम जो मेरा आया वो मेरा सिर्फ अमेजोन फ्लिपकार्ट के थ्रू था, जो कि एक वैलेंटाइंस वाला टाइम था। सो या अगर आप अमेजोन फ्लिपकार्ट, हाँ तो ये, हाँ ठीक है जी। तो मैं वही ऐड करना चाहूंगी कि अगर पैशन हो किसी काम को करने का, तो फिर देन नींद और खाना पीना ये सब कोई ज्यादा बिल्कुल उसमें, बिल्कुल तो आपने जो मेहनत की है
उस मेहनत के बेसिस पे ही आपने जहाँ से शुरुआत की थी, मतलब 70 रुपए की कमाई से जिस पैशन के लिए शुरुआत की थी क्राफ्ट के, उससे आज आपका इतना लाखों का एक बिजनेस बना है। आपका क्या मैसेज होगा, आपके क्या मैसेजेस होंगे जो महिलाएं अपनी हैसियत में रहकर अपने लिए एक सपना देखती है, एक बिजनेस वुमन बनने का सपना, उनके लिए आपके क्या मैसेजेस होंगे? जी बिल्कुल, फर्स्ट मैसेज तो मेरा यही रहने वाला है सबके लिए कि अपनी गरीबी को अपनी पहचान मत बनने दो। रेदर फोकस ऑन योर पैशन, फोकस ऑन द थिंग्स यू लाइक। मतलब आपको जो करने में मजा आता है आप उस पर फोकस करो। और दुनिया में इतनी ज्यादा डिमांड है आपके पैशन की, आपको मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो। अमेजोन पे ना बहुत ज्यादा ऐसे डिमांड रहती है यूनिक प्रोडक्ट्स की, जो कि हमें लगता है कि सिर्फ हमारे रीजन में ही लोगों को पता होगा, बिकॉज अमेजोन पे लोग ढूंढने के लिए आते हैं कि हमें ये वाली चीजें मिल जाए। तो किसी कभी नहीं पता कि आपका कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है कि वहां पे काम आ सकता है। जितना आप अपने पे विश्वास रखेंगे और जितना भी आप अपनी वैल्यू करेंगे अपने पैशन की, या फिर जो भी आपके पास स्किल है, छोटा मोटा कुछ भी स्किल हो सकता है, और नॉट जस्ट कि क्राफ्ट का स्किल है मेरा तो बहुत बड़ा स्किल है या ऐसा कुछ है, बहुत ही छोटा स्किल था। जैसा मैंने एग्जांपल भी दिया था, आर्ट को लोग कुछ समझते नहीं थे, अभी के टाइम पे तो फिर भी बेटर हो गया, बट जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया था बहुत ही ज्यादा कुछ समझते ही नहीं थे आर्ट को उस टाइम पर। तो ऐसे ही बहुत सारी ऐसी यूनिक चीजें होंगी या फिर यूनिक सर्विसेज होंगी जो कि लोग खुद भी करते होंगे, लोग घर बैठे, मुझे भी नहीं पता कि कैसे कैसे ऐसी चीजें होती हैं। वो छोटी मोटी कोई भी चीज हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, ड्राइंग, मैं आर्ट से रिलेटेड बोल रही हूँ, बट सिलाई कढ़ाई बहुत सारी ऐसी चीजें मतलब होती होंगी जो कि लोग करना पसंद करते हैं। और सेकेंड लर्निंग मेरी ये रहेगी कि मेरी लर्निंग ही एक्चुअली ये कि जीरो इन्वेस्टमेंट से भी एक लाखों का बिजनेस बन सकता है। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि आपके पास अगर 100 रुपए हैं, 200 रुपए हैं, 300 रुपए हैं तो, या फिर कुछ भी नहीं है, बिकॉज मेरे पास तो कुछ भी नहीं था जब मैंने स्टार्ट किया था। लिटरली आई हैड जीरो मनी इन माई पॉकेट। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको कहीं ना कहीं से इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा, फिर उसको इन्वेस्टमेंट को कैसे यूज करना पड़ेगा। बिकॉज इसमें तो आई थिंक ये आयरनी है कि अगर आपके पास पैसा होगा तो आप बिजनेस कर लोगे और बहुत अच्छा बिजनेस कर लोगे। मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके पास पैसा नहीं होगा तब आपको पता होगा कि अगर मेरे पास 100 रुपए भी आने हैं तो वो कैसे आए हैं, और अगर मुझे उसको इन्वेस्ट भी करना है तो मुझे कैसे करना है। बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैं किसी अमीर परिवार से होती और मुझे 50,000 रुपए हाथ में पकड़ा दिए होते, मुझे पता भी नहीं होता कि पैसे कौन से कहाँ पर लगाने हैं, बिकॉज मुझे वो लर्निंग्स ही नहीं मिलती कि कहाँ से पैसा बच सकता है और कहाँ से पैसा जा सकता है। तो सेकेंड लर्निंग तो मेरी यही रहेगी। तीसरा मैसेज मेरा यही रहेगा कि अपने आप जो भी काम करते हैं, आप अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं, उसमें आप इतना ऑनेस्टी रखिए कि वही प्रोडक्ट या सर्विस आपको मिल रही होती तो क्या वो वर्थ द मनी होता। तो अगर ये क्वेश्चन का आंसर आप ऑनेस्टली यस में दे सकते हो तो आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो लाइफ में। बट अगर इसका जवाब नो है देन यू रियली हैव टू वर्क ऑन योर प्राइसिंग एंड योर प्रोडक्ट एंड योर सर्विस। सो आई थिंक मेरी यही 3 लर्निंग्स हैं जो मैंने अपने बिजनेस से सीखी है या अपनी लाइफ से सीखी है। तो डेफिनेटली ये लर्निंग्स जो आपने शेयर की है आफ्टर years ऑफ योर एक्सपीरियंस इन अ स्मॉल बिजनेस, मतलब एक स्मॉल बिजनेस से शुरुआत होकर आज जो आपका एक बिग बिजनेस बना है, तो उस पूरी जर्नी में आपने जो जो चीज़ें सीखी, जो जो गलतियाँ की, जो जो अच्छी चीज़ें की, उन सबको शेयर करने के लिए थैंक्स अ लॉट तनु जी। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच देवांगी फॉर हैविंग मी हियर। आई होप कि मेरी इस छोटी सी जर्नी से जो मेरी बिजनेस की रही है, इससे कोई एक लड़की भी प्रेरित होकर या फिर इंस्पायर होकर अपना बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट से या कुछ भी छोटे इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करती है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। किसी भी एज में, ऐसा कुछ एज का फैक्टर नहीं है, किसी भी एज में कभी भी जो स्टार्ट करना चाहे वो इंस्पायर होकर किसी की भी स्टोरी से इंस्पायर होकर वो ये चीज कर पाए। और आशा करती हूँ कि जिस तरीके से लोग मुझे देख रहे हैं आज, वैसे ही वो उस लेडी को भी देखें